तो हमने सभी मेसॉन्स के लिए पढ़ लिया था। हमने कहा था कि कोई भी बैरियन है तो वो 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा। हैप्पी होली टू ऑल। हालांकि होली जा चुकी है लेकिन फिर भी बिलेटेड। अब यहाँ फोकस करो। तो बैरियन के लिए हमने कहा कि 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा, क्योंकि हर एक क्वार्क का जो बैरियन नंबर होता है वो 1/3 होता है। और अगर हमें एंटी बैरियन चाहिए तो एंटी बैरियन के लिए हमें एंटी क्वार्क्स चाहिए, क्योंकि एंटी बैरियन के लिए बैरियन नंबर -1 होगा और सभी क्वार्क्स का बैरियन नंबर -1/3 होगा। और अगर मेसॉन्स की बात करें तो उसके लिए एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क चाहिए। तो हम मेसॉन्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम बैरियंस की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन की। तो यहाँ पे हमने कहा था कि पॉइंट्स टू रिमेंबर या स्टेप्स। तो पहला स्टेप यह है कि जो पार्टिकल आपको गिवन है उसको आपको देखना है वेदर दैट पार्टिकल इज बैरियन और मेसॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन इज ए बैरियन, सो इट विल बी फॉर्म्ड बाय 3 क्वार्क्स। उसके बाद सेकंड स्टेप है वेदर दिस पार्टिकल हैज स्ट्रेंजेस नंबर, चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर एटसेट्रा। तो यहाँ पे बाकी सब चीज 0 है। इसका मतलब यहाँ पे आप स्ट्रेंज क्वार्क को यूज नहीं कर सकते। और क्योंकि इन पार्टिकल्स में जो आपने अब तक पढ़े हैं चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर नहीं होते, तो चार्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क और टॉप क्वार्क भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमने मेसॉन्स बैरियंस पढ़े हैं उनमें वो तीनों नंबर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रेंजेस नंबर भी नहीं है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं चार्ज। चार्ज इसका +1 है। अब आप यहाँ पे कौन कौन से क्वार्क्स यूज करोगे? एक तो अप क्वार्क जिसका चार्ज है +2/3 और एक डाउन क्वार्क जिसका चार्ज है -1/3। तो +1 को बनाने के लिए आपको 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क यूज करना होगा। तीनों का एडिशन करोगे तो आपका जो चार्ज है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एंटी प्रोटॉन करना हो तो एंटी प्रोटॉन के लिए इनके एंटी पार्टिकल्स आप ले सकते हो। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0 और ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा क्योंकि ये भी बैरियन है। तो आपको 0 जब सेटिस्फाई करना है तो 0 सेटिस्फाई करने के लिए क्या आंसर हो जाएगा? एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। अगर आप इनका चार्ज देखोगे तो इसका +2/3 और इनका -1/3 मिलकर 0 हो जाएगा। उसके बाद एंटी न्यूट्रॉन। एंटी न्यूट्रॉन अगर आप करोगे तो इनका एंटी क्वार्क्स आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है हाइप्रॉन्स। तो हाइप्रॉन्स के लिए लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट एक बैरियन है, 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा। उसके बाद क्या ये स्ट्रेंज पार्टिकल है? हम कहेंगे यस इट इज स्ट्रेंज पार्टिकल। इसकी स्ट्रेंजनेस है -1। तो जो एस क्वार्क होता है आपका, उसका चार्ज तो -1/3 होता है, लेकिन स्ट्रेंजनेस एस क्वार्क में -1 होती है। तो यहाँ पे -1 को सेटिस्फाई करने के लिए आपने एक एस क्वार्क ले लिया। अब आप और एस क्वार्क नहीं ले सकते। अब आप चार्ज कंजर्व करना है, आपको 0 करना है। आपने -1/3 चार्ज ले लिया, तो जो बाकी तो जो 2 क्वार्क है उसमें +1/3 होना चाहिए, दोनों को मिलके, दोनों का एडिशन करके +1/3 होना चाहिए, जिससे कि टोटल चार्ज 0 हो जाए। तो इस शायद ये भी हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप यूज कर लोगे यू एंड डी। तो यू का +2/3, डी का -1/3, तो अल्टीमेटली तीनों का मिलकर 0 हो गया, तो ये हो गया यूडीएस। उसके बाद अगर हम आगे बात करें सिग्मा प्लस की, सिग्मा प्लस की स्ट्रेंजनेस है -1। तो -1 को कंफर्म करने के लिए आपने कैसे यूज कर लिया? अब चार्ज आपका +1 है, इसमें आपने -1/3 आप एस का इन्वॉल्व कर चुके हो। तो जो बाकी तो 2 बचेंगे उनको +1 करने के लिए आपको +4/3 चाहिए, दोनों का एडिशन। तो क्या आंसर हो गया? देखो आपने लिखा है एन का DDU होगा, तो एन का DDU या UDD एक ही बात है, या DUD, ठीक है। तो इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, तो इसका आंसर हो गया यू, क्योंकि यू और यू दोनों का चार्ज होता है +2/3 +2/3, एस का -1/3, तीनों का मिलकर +1। अब अगर आपसे पूछा जाए सिग्मा प्लस का बार यानी इसके एंटी पार्टिकल का, तो ये जो सिग्मा प्लस का बार है ये इसका एंटी पार्टिकल है, तो इसका हो जाएगा एस बार, यू बार एंड यू बार। यानी कि सिग्मा माइनस इज नॉट एंटी पार्टिकल ऑफ सिग्मा प्लस। सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस दोनों बैरियन है। यहाँ पे भी एस इक्वल टू आपका -1 है, इसके लिए भी आपने ऐसे यूज किया। चार्ज इक्वल टू -1 है, आप यहाँ पे -1/3 ले चुके हो, तो अब इन दोनों का जो है आपको -2/3 और चाहिए, -2/3। तो आंसर क्या हो गया? हाँ, SDD, SDD, ठीक है। क्योंकि तीनों का जो चार्ज होता है वो -1/3 होता है, तो तीनों का -1/3 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा। तो आपने जो स्टेप्स हमने किए हैं इसी से करना है एग्जाम में। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लेट्स से सिग्मा प्लस आप अपने आप कर लेना। अब मान लो काई माइनस है,
इसकी स्ट्रेननेस है -2, तो -2 को सेटिस्फाई करने के लिए आपने 2s लिए, क्योंकि दोनों की -1 होती है स्ट्रेननेस, तो -2 आपने सेटिस्फाई कर दिया। अब चार्ज आपका है -1, आपने कितना चार्ज ले लिया इन दोनों का, आप -2/3 ले चुके हो, तो कितना और लें कि -1 बन जाए, तो -1/3 और चाहिए, तो -1/3 किसका हो जाएगा, बी का, क्योंकि आप और एस ले नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो जितने भी आंसर यहाँ पे आ रहे हैं वो ज्यादा सही है, तो ये हो गए। अब जो है, अब हम बात करते हैं नॉट की, इसकी स्ट्रेननेस भी -2 है, यानी कि आप अगर इनकी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं हुई है तो फिर प्रॉब्लम है कि फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्वार्क्स की भी याद होनी चाहिए और पार्टिकल्स की भी। तो इनका इसकी स्ट्रेननेस -2 के लिए 2s, चार्ज आपको 0 करना है, आप इन दोनों का चार्ज कितना ले चुके हो, -2/3, तो कितना और लें कि 0 हो जाए, तो +2/3 और चाहिए, तो +2/3 हम देख चुके हैं यू का होता है। +2/3 चार्म का भी होता है, टॉप का भी होता है, पर क्योंकि इस पार्टिकल में चार्म नंबर और टॉप नंबर है नहीं, इसीलिए हम चार्म और टॉप ना लेके केवल अप ही लेंगे, तो इसका हो गया SSU, आप इसको SSU कह लो, SUS कह लो, या USS कह लो, एक ही बात। उसके बाद लास्ट में ओमेगा माइनस, ओमेगा माइनस की स्ट्रेननेस -3 होती है, तो इसको -3 को सेटिस्फाई करने के लिए, -3 को सेटिस्फाई करने के लिए यूनिट क्या होगा इसका आंसर, 3s, तो ये हो जाएगा S, S एंड S, और तीनों S से आपका चार्ज -1 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हो गया आपका क्वार्क कंटेंट फॉर ऑल दी बैरियर्स। इसमें जो 1-2 बच रहे हैं, यानी कि एंटी पार्टिकल्स बच रहे हैं, वो आप अपने आप कर ही लेना। तो अल्टीमेटली क्वार्क कंटेंट हमने कर लिया है सभी हेड्रॉन्स का जो हमने अब तक पढ़े, सभी मेसॉन्स का और सभी बैरियर्स का। तो अगर आपने ये लिख लिया हो तो आप बताना, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो अगर, तो ये जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है सभी मेसॉन्स और सभी बैरियर्स का जो हमने अब तक किया है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि लिखने के लिए इतना टाइम मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसको लिखने के लिए काफी टाइम चाहिए, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो नोट्स हैं उसमें एक ही पेज पे इन सबको लिख लेना है। यहाँ पे बस डिफरेंट ये है कि जो आपका पाई नॉट और ईटा नॉट है, ठीक है, जिसका चार्ज 0 है, उसके लिए हमने कहा यू बार, डी बार या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा, यहाँ पे हमने माइनस लिखा केवल। और कुछ बुक्स में मतलब पाई नॉट में माइनस भी लिखा हुआ है, तो वो बहुत वो है, लेकिन एक्चुअली एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि माइनस भी हो प्लस भी हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली केवल ये दोनों मतलब कंफ्यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, हमने कहा था कि हर एक हेड्रॉन कलरलेस है, तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे नोट देखो लिखा हुआ ईच मेड ऑफ क्वार्क कलर एंड सेम एंटी कलर, यानी जो हमारा मेसॉन है वो जिस भी क्वार्क का कलर होगा, मान लो क्वार्क का जो कलर है वो रेड है, तो उसके एंटी क्वार्क का जो कलर होगा वो एंटी रेड होगा, ताकि मिलकर वो कलरलेस बन जाए। ठीक है, कलरलेस बन जाए या व्हाइट बन जाए। सिमिलरली तीनों जो क्वार्क्स हैं वो जो है डिफरेंट कलर्स के होंगे, डिफरेंट का मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू के होंगे, ताकि मिलकर वो व्हाइट या कलरलेस हो जाए। तो ये हो गया आपके मेसॉन्स एंड बैरियर्स एंड क्वार्क कंटेंट। अब हमें क्या करना है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनमें चार्म नंबर या बॉटम नंबर हो सकता है, तो उनके लिए क्वार्क एग्जाम में आ जाए तो क्वार्क कंटेंट कैसे लिखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अच्छा अभी एक मिनट, चलो पहले ये कर लेते हैं, मैंने वाली स्लाइड लगा रखी है तो पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे देखो ये क्या है, एक तो इस बात इसको लिख लो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज एंड स्ट्रेंजनेस अलाउड फॉर हेड्रॉन्स इन सिंपल क्वार्क मॉडल। हाँ ये आप देखो, हैप्पी यादव जो है, जो भी है आपका जो क्वेरी है वो ये है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी ये पढ़ा है कि कुछ बुक में बॉटम नंबर का जो बॉटम क्वार्क का जो बॉटम नंबर होता है वो +1 मैंने भी देखा है, लेकिन आप -1 ही याद रखो। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि पाई नॉट के लिए, पाई नॉट के लिए मैंने यहाँ पे माइनस भी देखा है, बीच में माइनस भी देखा है कुछ बुक्स में। ठीक है, तो ये बहुत कंट्राडिक्टरी है, कुछ बुक्स में प्लस कुछ में माइनस। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो टेबल में लिखा है वो आप वही याद रखो, मतलब वो गलती से नहीं लिखा गया है, वो मैंने मतलब वही है इसका आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब इस टेबल पर फोकस करो, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, वो कहता है कोई बैरियन है, लेट्स से बैरियन X हैज स्ट्रेननेस नंबर इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल चार्ज स्टेट्स। तो ये टेबल जो है, आप एक बार इस टेबल को लिख लो। हमने क्या लिखा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज एंड स्ट्रेननेस अलाउड फॉर हेड्रॉन्स इन ए सिंपल क्वार्क मॉडल, यानी कि बैरियंस और मेसॉन्स के लिए पॉसिबल वैल्यूज या पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेननेस एंड चार्ज। ठीक है, तो एक बार से आप लिख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और राइट साइड में लिखा हुआ है, नोट करके, करस्पॉन्डिंग I3 कैन बी कैलकुलेटेड बाय जेलमैन निशिजिमा फार्मूला। और जेलमैन यहाँ पे कौन सा, एक्सटेंडेड वाला, एक्सटेंडेड।
या आप जो है बल्कि एक्सटेंडेड नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम बात उन पार्टिकल्स की कर रहे हैं जिनमें चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर नहीं है, ठीक है। अभी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पे चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर की बात करिए इस टेबल में। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मान लो उसने कहा कि कोई पार्टिकल एक्स एक बैरियन है, इसकी स्ट्रेंजनेस 0 है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज क्यू, ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसे? तो इसको ऐसे करेंगे कि क्योंकि ये बैरियन है, तो ये 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा, ठीक है। अब 3 क्वार्क से मिलकर, अब यहाँ पे स्ट्रेंजनेस 0 है, अगर स्ट्रेंजनेस 0 है तो यू कैन नॉट यूज एस क्वार्क, एस क्वार्क को आप यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या यूज करोगे? और बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क और चार्म क्वार्क भी नहीं करोगे, क्योंकि उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस की बात हो रही है। तो एस क्वार्क अगर नहीं करोगे तो आप यू और डी की बात करोगे। अगर आपने तीनों यू ले लिए तो आपके पास जो चार्ज होगा, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, वो जाएगा +2, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज विल बी +2। देखो मैं तो काफी तेज बोल रहा हूँ, अब जो है आपको आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, तो कैसे करें, है ना। वैसे तो अब यहाँ पे देखो, हमने कहा कि मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज +2 होगा, क्योंकि जो आपके पास यू और डी क्वार्क है उनके लिए जो चार्ज होता है वो +2/3 और -1/3 होता है, और आप ऐसे ले नहीं सकते क्योंकि s = 0 करना है। तो +2 इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। उसके बाद और क्या क्या पॉसिबल है? अगर आपने 2 यू और 1 डी ले लिया तो चार्ज कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 4/3 -1/3 हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +1। अगर आपने 1 यू और 2 डी ले लिए तो कितना हो जाएगा? 0। और अगर आपने तीनों डी ले लिए तो कितना हो जाएगा? -1। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? तो पॉसिबिलिटीज चार्ज की हो गई +2, +1, 0 एंड -1। यही हमने टेबल में लिखा है, ठीक है। इस तरह से आप सभी पॉसिबिलिटीज को अपने आप कर सकते हो। अगर बाई चांस कोई बैरियन है s = -1 है, अच्छा इसमें पार्टिकल्स कौन कौन से हो गए? अब अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से पार्टिकल्स पॉसिबल है, तो अगर +2 वाला है तो इसके लिए पार्टिकल डेल्टा ++ है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर +1 है तो ऐसा पार्टिकल प्रोटॉन भी है और डेल्टा प्लस भी है, जिसमें स्टेनलेस 0 है और जो है बैरियन है, ठीक है। और अगर 0 वाला करना हो तो आंसर क्या होगा? तो आपका न्यूट्रॉन भी हो सकता है और लैम्डा नॉट भी हो सकता है। और अगर -1 वाला हो तो क्या होगा? तो आपने अभी तक -1 वाला पार्टिकल पढ़ा नहीं है, जिसके स्टेनलेस 0 हो जाए, बैरियन हो, उसके लिए है डेल्टा माइनस, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैसॉन की भी ले लूं, ठीक है। तो लेट्स से हम बात करना चाह रहे हैं किसी मैसॉन की, लेट्स से एक्स इज ए मैसॉन जिसकी स्ट्रेननेस मान लो -1 है। एक ऐसा मैसॉन जिसकी स्ट्रेननेस -1 है, जो कि यहाँ पे टेबल में दिख रही है नंबर 3 पे -1। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्जेस, इसे कैसे करोगे? तो यहाँ पे कैसे करना है, आप एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क लोगे, ठीक है। अगर s = -1 को सेटिस्फाई करना है तो क्वार्क की जगह पे क्या लोगे? एक s क्वार्क। तो आपने s = -1 सेटिस्फाई कर दिया। अब जो एंटी क्वार्क है उसमें आप एंटी s नहीं ले सकते। अब पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? अब पॉसिबिलिटीज ये होंगी कि s के साथ आप d बार भी ले सकते हो और s के साथ आप u बार भी ले सकते हो। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, क्योंकि आप s बार और नहीं ले सकते, क्योंकि अगर s बार ले लिया तो आपका जो s है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आर द पॉसिबल चार्जेस? तो अगर आप चार्ज की बात करोगे तो अगर s और d बार किया आपने तो s का चार्ज -1/3 और d का होता है -1/3, d बार का +1/3, दोनों का मिलकर 0। अगर आपने s u बार किया तो ये होता है -1। तो आपके पास 0 और -1 आ रहे हैं, और यही जो है हमने इस टेबल में दिखा रखा है। अल्टीमेटली इस टेबल को की जो और यहाँ पे जो रोज हैं उनको आप अपने आप सेटिस्फाई करके देखना, ठीक है। क्वेश्चंस अब यहाँ पे मैं इस बात पे आ जाऊँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग I3 कैन बी कैलकुलेटेड बाय जेलमैन। तो हम I3 कैसे निकाल सकते हैं? I3 कैसे निकालेंगे? तो अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो बैरियन की जिसका स्ट्रेननेस 0 है, या चलो मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम I3 कैसे निकालेंगे, ठीक है, जेलमैन फार्मूला से। ये जो क्वेश्चन है मैं अपने आप बना तो रहा हूं, चलो मैं क्वेश्चन बना देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, लेट्स से क्वेश्चन लिख दो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? इफ ए पार्टिकल x, या पार्टिकल भी ना कह के हम कह दें लेट्स से बैरियन। इफ ए बैरियन x हैज s इक्वल टू, अब s की हम क्या ले लें, लेट्स से s इक्वल टू -1 ले लेते हैं, s इक्वल टू -1, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज q एंड
थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3 फॉर पार्टिकल X। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसे कैसे करेंगे? तो अगर हमारे पास बैरियन है तो ये 3 क्वार्क से मिलकर बने। अगर हमारे पास S इक्वल टू -1 है इस बैरियन का, उसके लिए आपको एक S यूज करना ही है, एक S को आपको यूज हमेशा करना है। तो अब आपके पास 2 अननोन बचे जिसको आपको फिल करना है। अब यहाँ पे और कुछ बात की नहीं है, 4 नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर की, तो आप ये मान के चलो वो तीनों जीरो है। तो अब अल्टीमेटली आप क्या यूज कर सकते हो S के साथ? तो अब आप यहाँ पे कर सकते हो S के साथ जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, या तो दोनों U ले लो, या दोनों D ले लो, या एक U एक D ले लो। ये 3 पॉसिबिलिटी होगी। आपको S को यूज करना ही है एक, बाकी जो 2 फिल ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। तो यहाँ पे जो चार्ज पॉसिबल हो गया वो क्या क्या हो गया? पहले वाले केस में तो आपका हो गया +1, सेकंड केस में हो गया -1, और थर्ड केस में हो गया 0। दीज आर द 3 पॉसिबल चार्ज स्टेट्स। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल I3 वैल्यूज। तो I3 को निकालने के लिए आप जेलमैन फॉर्मूला यूज कर लो। हमारे पास है Q इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S/2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बारी बारी से आप Q की वैल्यूज रखोगे। ठीक है, लेट्स से फॉर Q इक्वल टू +1, Q इक्वल टू +1 आपने रखा और उससे आपको I3 निकालना है। और ये आपको पता ही है कि B इक्वल टू 1 रखना है क्योंकि ये बैरियन है पार्टिकल, और S इक्वल टू -1 रखना है क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। अब आप I3 निकाल लोगे तो Q इक्वल टू +1 के लिए, और तो यहाँ से I3 की वैल्यू क्या आ गई, I3 की वैल्यू आ गई, हम कह सकते हैं Q माइनस B प्लस S/2, इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ से I3 की वैल्यू आ गई आपकी 1 माइनस, और ये जो है B की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू -1 है, तो 0 हो गया, अल्टीमेटली 1 ही आ गई। ठीक है, क्योंकि B अगर 1 है और S इक्वल टू -1 है तो अल्टीमेटली I3 Q के बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जो है Q इक्वल टू -1 करोगे तो I3 भी आपका -1 हो जाएगा। अगर आप Q इक्वल टू 0 करोगे तो I3 भी आपका 0 हो जाएगा। और यहां से अगर आपसे पार्टिकल्स पूछे कौन कौन से पार्टिकल्स हैं ये, तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्ट्रेननेस -1 है और थर्ड कंपोनेंट ये है वो आपको पता है, जिसका +1 है वो सिग्मा प्लस है, जिसका -1 है वो सिग्मा माइनस है, और जिसका 0 है वो सिग्मा 0 है। ये तीनों पार्टिकल्स बैरियन है जिनका स्ट्रेननेस नंबर -1 होता है और थर्ड कंपोनेंट 1 0 -1 होता है। तो इस तरह से कोई भी कोई क्वेश्चन अगर आता है स्टेटमेंट वाइज तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो आगे चलें। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यहाँ पे जो है एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, देखो नहीं देखो, अब यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, आपने पूछा कि कैसे पता चला कि बैरियन नंबर +1 है। बैरियन नंबर +1 इसलिए है क्योंकि पार्टिकल बैरियन है, ये बैरियन लिखा हुआ है, एंटी बैरियन नहीं लिखा हुआ है, तो दिस पार्टिकल इज बैरियन, ऑब्वियसली इट्स बैरियन नंबर विल बी +1। पहली बात, अगर एंटी बैरियन होता तो हम कहते हैं -1। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लैम्डा नॉट भी आ सकता है क्या? तो एक्चुअली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि I3 इक्वल टू 0 के लिए लैम्डा नॉट भी हो सकता है, इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, लैम्डा नॉट भी हो सकता है फॉर I3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा नॉट वाला आंसर सही है। SUU +1 कैसे हुआ? SU आप देख सकते हो, यहाँ पे SUU का चार्ज देख लो, S का चार्ज है -1/3, इसका है +2/3, इसका है +2/3, तो अल्टीमेटली 4/3 -1/3 तो 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज +1 हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है जो आपकी टेबल थी उसमें आप देख सकते हो ये सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ, अब आपको हेडिंग डालनी है, जो मैं आपको बता रहा था कि मान लो कोई पार्टिकल ऐसा हो जिसमें 4 नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर हो, तो क्या करें? इसमें हेडिंग डालो क्वार्क मॉडल फॉर पार्टिकल्स हैविंग बॉटम नंबर एंड 4 नंबर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे ये मान के चलो कि टॉप नंबर इक्वल टू 0 फॉर दीज पार्टिकल्स। इनके लिए टॉप नंबर 0 है, जो भी दे रखा है आपको आपको उसी को मानना है। अगर टॉप नंबर नहीं दिया हुआ तो उसको मानो कि टॉप नंबर 0 है। अगर स्ट्रेननेस नंबर है तो ठीक है दे रखा होगा, और अगर नहीं दिया है तो स्ट्रेननेस नंबर भी 0 मानोगे। अपने आप जो है ये नहीं मानोगे कि ये तो दिया ही नहीं है, तो हम क्या करें? ठीक है, तो अब ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास है D0। तो D0 के लिए हमें दे रखा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 नंबर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्ट्रेननेस नंबर,
चार्म नंबर सी है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं बॉटम नंबर स्मॉल बी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है, इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टिकल्स हम लिख रहे हैं ये भी मेसॉन्स की बात हो रही है, ये मेसॉन्स है, यानी कि आपको एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्वार्क कंटेंट या क्वार्क मॉडल कह सकते हो। तो हमारे पास जो पहला मेसॉन है वो है डी नॉट। एग्जाम में आपसे डी नॉट की जगह डी नॉट, ये सब पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी है, इससे पहले जो हमने अब तक किया वो करना है। तो एग्जाम में हो सकता है ये दे दे एक्स नॉट, ठीक है। तो इसका चार्म नंबर हो गया +1, स्ट्रेंजनेस 0, बॉटम नंबर 0, ये गिवन है। अब आप बताओ आप में से कोई कि क्वार्क कंटेंट क्या आएगा। इट इज ए मेसॉन, चार्ज दे रखा है 0, डी नॉट है तो नॉट का मतलब चार्ज है 0। चार्म तो पहला स्टेटमेंट, यानी स्टेप्स कौन से हैं, पहला स्टेप whether this particle is meson or baryon, तो it is a meson। तो यानी किससे मिलकर बनेगा ये, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से। सेकंड स्टेप whether this particle has चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर, स्ट्रेंजनेस नंबर, तो उसमें चार्म नंबर +1 है। अगर ऐसा है तो कंजर्व चार्म नंबर कंजर्व करने के लिए आपने कौन सा क्वार्क ले लिया, सी क्वार्क, तो सी क्वार्क का चार्म नंबर +1 होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप कंजर्व चार्ज इसका 0 है, तो आपने चार्म नंबर +1 करने के लिए सी ले लिया। अब चार्ज इसका कितना 0, कितना चार्ज ले चुके हो, +2/3, कितना और लेना है, -2/3, और आपको अब एंटी क्वार्क चाहिए, तो सी के साथ ऐसा एंटी क्वार्क जिसका चार्ज -2/3 हो। तो क्या आंसर हो गया, तो आपके जितने भी आंसर हैं अब तक इसमें लिखे हुए वो गलत है। सी बार इज रॉन्ग और डी बार भी रॉन्ग है, तो अल्टीमेटली अब आंसर सही आया है, एक आंसर यू बार सही आया, ठीक है। डी बार अभी भी गलत है, तो अल्टीमेटली हो गया यू बार, ठीक। तो आपको एक ऐसा क्वार्क चाहिए क्वार्क भी नहीं चाहिए बल्कि एंटी क्वार्क चाहिए, आपको एक ऐसा एंटी क्वार्क चाहिए जिसका चार्ज है -2/3, तो ये हो जाएगा यू बार, ठीक है, क्योंकि यू बार का चार्ज होता है -2/3, तो अल्टीमेटली आंसर हो गया सी यू बार। तो सी बार गलत है क्योंकि सी बार में आपने चार्ज को कंजर्व कर दिया लेकिन चार्म नंबर आपका 0 हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया पहला। अब हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल इज DS+। ये सब पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। चार्ज कैसे मालूम हुआ, एक्चुअली चार्ज ऑलरेडी पार्टिकल के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज, इसका चार्ज Q = 0 साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एग्जाम में x नॉट आता है तो उसका मतलब ये है कि चार्ज उसने इंडायरेक्टली दे दिया है। तो अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल है DS+। यहाँ पे बैरियर नंबर गिवन नहीं है, बॉटम नंबर गिवन है, ठीक है। ये बॉटम नंबर गिवन है और साथ में ये भी गिवन है कि इट इज मेसॉन। फर्स्ट कॉलम में ऊपर लिखा हुआ मेसॉन, हम मेसॉन की बात कर रहे हैं, दीज आर मेसॉन्स, ठीक है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि DS+ इज ए मेसॉन, ये मेसॉन है, ठीक है। इसका चार्म नंबर दे रखा है +1, स्ट्रेंजनेस नंबर दे रखी है +1, बॉटम नंबर दे रखा है 0। इसका आंसर बताओ क्या होगा, चार्ज +1 है क्योंकि प्लस दे रखा है और ये मेसॉन है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये दोनों आंसर सही है। तो सबसे पहले ये मेसॉन है, एक क्वार्क एंटी क्वार्क चाहिए। उसके बाद इसमें चार्म नंबर, स्ट्रेंजनेस नंबर आप कंजर्व करो। अगर चार्म नंबर आपका +1 है तो उसके लिए आपने क्या लिया, चार्म क्वार्क। अगर स्ट्रेंजनेस नंबर आपका +1 है तो आप +1 के लिए कौन सा लोगे, S बार, क्योंकि एंटी क्वार्क चाहिए और S बार का स्ट्रेंजनेस नंबर -1 होता है और चार्ज ऑलरेडी कंजर्व हो चुका है। चार्ज आपका +1 है, वो प्लस हो चुका है। अगर आप चार्ज देखोगे तो इसका +2/3 होता है, इसका +1/3 होता है, क्योंकि S का -1/3, S बार का +1/3, तो ये +1 सेटिस्फाई हो चुका है। तो इसका आंसर हो गया C S बार। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नेक्स्ट है आपका B0S, ये भी मेसॉन है। इसका चार्म नंबर तो 0 है, स्ट्रेंजनेस नंबर +1 है, चार्म नंबर बॉटम नंबर -1 है। इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो आपके आंसर्स जितने भी यहाँ पे आए सब सही हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे अगर स्ट्रेंजनेस नंबर = +1 करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, S बार। अगर बॉटम नंबर -1 करना है तो उसके लिए हो गया B, तो आंसर हो गया B S बार। आप यहाँ पे S बार B लिख लो या B S बार लिख लो, एक ही बात, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चंस अभी तक ऐसे पार्टिकल्स के एग्जाम में नहीं आए हैं जिनका बॉटम नंबर, टॉप नंबर या चार्म नंबर होता हो, लेकिन फिर मैंने आपको करा दिया, बाई चांस आ जाए तो आप वहां पे गलती ना करो।
तो ये हो गया आपका क्वार्क कंटेंट। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, बल्कि हाँ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ये वाला जो पेज 12 है ये तो आसान है, जो पेज 12 वाले क्वेश्चन है ये तो आसान है, आपकी बुकलेट में है, इन सबको आप कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दो, बाकी तो सब हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन पोटेंशियल बिटवीन टू क्वार्क्स इन ए न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो इसका आंसर आपने सही बताया, बी हो गया। ये हमने पढ़ा था कि -a/r प्लस बी आर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये आप लोग मार्क कर लो अपने बुकलेट में, इसको आप कर लेना। और वैसे तो हम इसमें कर ही चुके हैं, यहाँ पे सिग्मा प्लस के लिए हम कर चुके हैं, हम के प्लस के लिए कर चुके हैं, ठीक है, प्रोटॉन के लिए कर चुके हैं, ओमेगा माइनस के लिए कर चुके हैं, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ, आइसोस्पिन एंड बैरियो नंबर बी ऑफ अप क्वार्क। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना आपको, अप क्वार्क के लिए बैरियो नंबर कितना है और आइसोस्पिन आई कितना है। तो बैरियो नंबर हमने कहा सभी क्वार्क्स का 1/3 होता है, तो बैरियो नंबर तो हो गया 1/3। अब आइसोस्पिन की बात करें तो हमने क्या कहा था कि जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है ये दोनों डबलेट बनाते हैं, और अगर डबलेट बनाते हैं तो 2i + 1 = 2, i will be equal to half। इसका आंसर डी हो गया। डबलेट बनाते हैं, और याद करने के लिए इनका जो चार्ज है, सॉरी चार्ज तो चार्ज का डिफरेंट होता है, इनका जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, और स्ट्रेननेस दोनों की सेम होती है 0, तो अल्टीमेटली इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर बताना, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम B94 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी अप क्वार्क्स एंड हाउ मेनी डाउन क्वार्क्स। आंसर होगा इसका, तो यहाँ पे जो 4 है वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इसमें आपके पास Z = 4 है, इसका मतलब कितने प्रोटॉन्स है? 4 प्रोटॉन्स। और कितने न्यूट्रॉन है? 5 न्यूट्रॉन्स। एक प्रोटॉन के लिए क्वार्क कंटेंट आपको पता है, ठीक है। तो आपके पास एक प्रोटॉन के लिए हमें पता है UUT, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 4 की, क्योंकि आपके पास 4 प्रोटॉन है, तो कितना हो गया ये? 8 अप क्वार्क एंड 4 डाउन क्वार्क। जो न्यूट्रॉन है वो होता है UDT, इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 की, तो कितने हो गए आपके पास? 5 अप क्वार्क एंड 10 डाउन क्वार्क। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द रिजल्ट? 13 अप क्वार्क प्लस 14 डाउन क्वार्क। तो आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करस्पॉन्ड्स टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स किए थे, जो ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो किसी और से मिलकर नहीं बने, यानी जो क्वार्क से मिलकर नहीं बने, ठीक है। जो क्वार्क से मिलकर नहीं बने हैं वो है आंसर। तो आपने जो ए लिखा है वो आंसर नहीं है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में टेबल लिखी थी, जहां पे हमने सभी एक्सचेंज पार्टिकल्स को इन्वॉल्व किया था, 3 जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 जनरेशंस ऑफ क्वार्क्स को इन्वॉल्व किया था, और साथ में हिग्स बोसॉन को यूज किया था। तो अल्टीमेटली आंसर आपका सी हो गया। इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड न्यूट्रिनो ये किसी और से मिलकर नहीं बने, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने, ये हाइड्रॉन्स हैं। उसके अलावा मेसॉन भी क्वार्क से मिलकर बने, तो ये आपके आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ये भी पेज नंबर 41 पे है, गेट 2014। इसका आंसर बताओ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसमें एक मिस्टेक है, उसे कर लो। यहाँ पे जो क्यू है वो 3 क्यू होंगे, 4 नहीं, एक को हटा दो, ठीक है। तो आपके पास 3 क्वार्क स्टेट है, 3 क्वार्क स्टेट है डिनोटेड बाय एक्स, कैन नॉट बी ए पॉसिबल बैरियन। तो ये अगर 3 क्वार्क स्टेट है तो ऑब्वियसली दैट पार्टिकल इज अ बैरियन, जो 3 क्वार्क से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा पॉसिबल है? बल्कि इसमें लिखा है द पॉसिबल इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिकेटेड इन द सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो कौन सा द कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ कैन नॉट लिखा, सॉरी कैन नॉट है, कौन सा नहीं है पॉसिबल। तो क्या आंसर हो गया इसका? तो आपने सबका आंसर डी सही है, क्योंकि हम अभी टेबल लिख चुके हैं।
कोई, अब यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेंजनेस की बात नहीं करी है, स्ट्रेंजनेस कुछ भी हो, चार्म नंबर कुछ भी हो, बॉटम नंबर कुछ भी हो, टॉप नंबर कुछ भी हो, क्वेश्चन है कि सभी पॉसिबिलिटीज के लिए चार्ज कितना है। तो हमारे पास चार्ज है कितने, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल चार्ज है। अगर हम अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क की बात करें तो इनके लिए जो क्यू है वो है +2/3। अगर हमारे पास डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क है तो इनके लिए चार्ज है -1/3। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, पॉसिबिलिटीज ये हो गई कि आप दो क्वार्क ऐसे ले लो, आप जो तीनों क्वार्क ऐसे लो जिनका चार्ज +2/3 है, तो ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है चार्ज हो जाएगा +2। आप एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि दो दो तो ले लो आप +2/3 के और 1 ले लो आप -1/3 का, तो आंसर हो गया +1। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक ले लो +2/3 का और 2 चार्ज ले लो -1/3 के, तो ये हो गया। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंजनेस, बॉटम, चार्म नंबर, बॉटम नंबर, ये तो बताया नहीं है, तो आप सभी पॉसिबिलिटीज लोगे तो सिर्फ दो ही पॉसिबल चार्जेस हैं, उन्हीं को आप ले रहे हो, ये हो गया 0। और लास्ट आपने लिया जब आपने तीनों ही -1/3 लिखे, तो आपने किया -1। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, आपके पास -2 की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये आंसर जाएगा x माइनस। अगर इसमें कोई कंडीशन लगा देते, मान लो s = -1, मान लो चार्म नंबर = +2 या सॉरी +1 या +2 ही सही, तो अल्टीमेटली कंडीशन लगने के बाद फिर हम उस हिसाब से जो है क्वार्क लेते, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पेज 42, क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल x is produced in the process via strong interaction. If the quark content of K plus is US bar, then the quark content of X is. क्योंकि ये strong interaction है तो सभी कंजर्वेशन लॉस फॉलो होंगे, तो आप अननोन पैरामीटर्स निकाल सकते हो बाय कंजर्वेशन लॉस। सबसे पहले देखो कि जो पार्टिकल X है उसका चार्ज कितना होगा, तो अगर इसका +1 है, इसका +1 है, इसका भी +1 है, तो जो अननोन पार्टिकल है उसका चार्ज कितना हो जाएगा, +1। उसके बाद आप देखो क्या ये पार्टिकल बैरियन है कि नहीं, तो इसका बैरियन नंबर अगर आप कंसिडर करोगे तो K इज मेसॉन, पाई इज मेसॉन, तो अल्टीमेटली बैरियन नंबर जो है वो +1 आ रहा है X का। तो बैरियन नंबर कंसिडर करने के लिए लेफ्ट साइड में अगर एक बैरियन है तो राइट साइड में भी, प्रोडक्ट्स में भी एक बैरियन होगा। इसका मतलब अगर बैरियन है तो ये 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा, ये मेसॉन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अब अगर 3 क्वार्क से मिलकर बनना है और चार्ज को +1 होना है, तो वैसे तो आंसर अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि चार्ज को +1 होना है तो बी और सी दोनों का चार्ज +1 है, तो आप स्ट्रेंजनेस नंबर और सेटिस्फाई कर दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्व होता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रेंजनेस नंबर सेटिस्फाई किया। तो स्ट्रेंजनेस नंबर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0, इसका +1, तो x की स्ट्रेंजनेस आपकी है -1। इसका मतलब आपका जो एक क्वार्क s होना चाहिए, तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये पार्टिकल x कौन सा हो सकता है, आंसर तो यहाँ पे आ गया, क्वार्क कंटेंट तो आ गया, ये पार्टिकल कौन सा हो सकता है जिसकी स्ट्रेंजनेस -1 हो, जिसका चार्ज +1 हो, ठीक है। तो आपने आंसर सही बताया, सिग्मा प्लस। हम लोग, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम लोग सभी का क्वार्क कंटेंट, सभी तीनों पार्टिकल क्वार्क कंटेंट लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल जो हो गया वो हो गया सिग्मा प्लस, जिसका चार्ज प्लस है, जिसकी स्ट्रेंजनेस -1 है, और जो एक बैरियन है। थर्ड कंपोनेंट भी चेक कर सकते हो, अल्टीमेटली थर्ड कंपोनेंट करने की जरूरत वैसे है नहीं, अल्टीमेटली ये आंसर है। और जैसा कि अभी आप में से किसी ने कहा कि हम इन तीनों का क्वार्क कंटेंट लिख के भी देख सकते हैं कौन सी पार्टिकल x का क्या होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप I3 को चेक कर सकते हो, अब फिलहाल तो आंसर बिना I3 के जाएगा। I3 कर सकते हो, ये +1 है, ये +½ है, ये आपका +½ है, तो अल्टीमेटली I3 आपका +1 आ रहा है, तो वो +1 सिग्मा प्लस का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज 45, क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट जून 2015। चार्म क्वार्क is assigned the charm quantum number C = 1. How should the Gell-Mann-Nishijima formula for electric charge be modified for 4 flavors of quark? तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या दिख रहा है आपको, तो हमने एक्सटेंडेड के लिए किया, तो एक्सटेंडेड में हमने क्या किया, हमने कहा कि एक्सटेंडेड जेलमैन जो फॉर्मूला है, निशिजिमा फॉर्मूला, वो होता है Q = I3 प्लस बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस नंबर प्लस चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर अपॉन 2। अब ये कहता है कि अगर 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 ये बात कर रहा है चार्म क्वार्क की, फॉर चार्म क्वार्क, तो चार्म क्वार्क के लिए आप कह सकते हो कि बॉटम नंबर और टॉप नंबर 0 जाएगा,
वैसे तो SB 0 होना चाहिए, पर यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर पूछा है, कहने का मतलब आंसर वो वाला होगा जिसमें सभी प्लस होंगे, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल विच इज कंपोजिट स्टेट ऑफ 3 क्वार्क्स U, D and S। ये है पेज 46, दिसंबर 2016, क्वेश्चन नंबर 80। अब आप इसमें पढ़ो क्या है, ए पार्टिकल which is a composite state of 3 quarks U, D and S has electric charge, spin and strangeness respectively। आपको एक पार्टिकल है, लेट्स से दैट पार्टिकल भी X, वो 3 क्वार्क से मिलकर बना है U, D, S। अब क्वेश्चन ये है कि उसका चार्ज कितना है, तो चार्ज आप निकाल सकते हो, तीनों का ऐड कर दो, +2/3 -1/3 -1/3, चार्ज 0 हो गया। तो चार्ज को तो निकालना आसान है, जो आसान है पहले उसे कर लो, तो उसके बाद आप करो स्ट्रेंजनेस नंबर। स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो यहाँ पे जाएगी 0 + 0 -1, तो 0 और -1 वाला आंसर आपका लग रहा है। तो आप देख सकते हो आपके जो आंसर है उसमें 0 और -1 आपके बी और सी ऑप्शन में है। अब आपको स्पिन देखनी है, तो आप में से कोई बता सकता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप पार्टिकल की स्पिन कैसे निकालते हैं? पार्टिकल की स्पिन निकालने के लिए आपको ये देखना है वेदर दैट पार्टिकल इज बोसॉन और फर्मियन। ठीक है, सिंपल इतना ही करना है। पार्टिकल की स्पिन निकालने के लिए आप देखो वेदर दैट पार्टिकल इज बैरियन और मेसॉन, क्योंकि ये 3 क्वार्क से मिलकर बना है, तो इट इज ए बैरियन। अगर ये बैरियन है तो बैरियन क्या होते हैं? फर्मियन। अगर ये फर्मियन है पार्टिकल, तो इसकी स्पिन क्या होगी? हाफ ऑड इंटीजर। तो इसका आंसर बी होगा, सॉरी सी होगा, ना कि बी। ठीक है, दूसरा तरीका आपका यह है करने का, आप कैसे कर सकते हो कि अगर कोई बैरियन 3 क्वार्क से मिलकर बना है, किसी भी 3 क्वार्क से, तो तीनों की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है। तो जब आप तीनों हाफ स्पिन का वेक्टर एडिशन करोगे, तो जो रिजल्टेंट स्पिन आएगी वो हाफ और इंटीजर ही आएगी, इंटीजर नहीं आ सकती। अल्टीमेटली फर्मी पार्टिकल है बनेगा। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ फर्मियन से कोई पार्टिकल बनता है, देन दैट पार्टिकल विल बी ए फर्मियन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें स्पिन आपकी 0 है, जो कि बोसॉन के लिए है। तो अगर ये हो गया तो आगे चले। हाँ, अगर इवन फर्मियन होते तो बोसॉन हो जाता, यानी कि मेसॉन के केस में एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क होता है, एंटी क्वार्क की स्पिन भी सेम होती है, ठीक है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल स्पिन सेम होती है। तो अगर मेसॉन होता तो बोसॉन होता, क्योंकि क्वार्क एंटी क्वार्क की स्पिन मिलकर इंटीजर बन जाती। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगली बार क्वेश्चन आता है मेसॉन का और उसके लिए स्पिन पूछे, मेसॉन अगर होता तो स्पिन पूछे, तो वो जो है इंटीजर आता, और वो जो है एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनता, और दोनों की स्पिन हाफ होती है, दोनों की स्पिन हाफ होती है। तो स्पिन कैन नेवर बी नेगेटिव, एंटी क्वार्क की भी हाफ होगी, बिकॉज पार्टिकल एंटी पार्टिकल दोनों की सेम होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, मैं जरा देखूं कौन सी स्लाइड में रह गया क्वेश्चन, या तो मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया उससे, तो वो रह गया है, तो उसको और मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है हमें। एक काम करते हैं, एक स्लाइड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन और कराना है। और वो है, एक बार मैं आपको बताता हूँ आपको पेज नंबर। हाँ, ये है पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 15। पेज 40, क्वेश्चन नंबर 15, गेट 2010, ये करना आपको। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? द बेसिक प्रोसेस अंडरलाइंग द न्यूट्रॉन बीटा डीके। न्यूट्रॉन बीटा डीके, तो न्यूट्रॉन बीटा डीके, इन चारों ऑप्शन में से किससे आपको आंसर मिलेगा? तो सबसे पहले न्यूट्रॉन बीटा डीके की रिएक्शन लिखो। न्यूट्रॉन जब बीटा डीके करता है तो किस रिएक्शन से होता है? ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन बनता है, बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन बनता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनता है। अब इस रिएक्शन को इन्होंने क्वार्क कंटेंट के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हो क्या आंसर हो गया?
चारों ऑप्शन में बताओ क्या आंसर होगा। आपकी बुकलेट में है ये पेज नंबर 40 पे। तो हम यहाँ पे क्वार्क कंटेंट लिखेंगे, तो अब क्वार्क के लिए हमने लिखा यू डी डी, और सॉरी न्यूट्रॉन के लिए लिखा यू डी डी, और प्रोटॉन के लिए लिखा यू यू और डी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक अप क्वार्क रहा, एक डाउन क्वार्क रहा, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अगर चेंज होना है तो इसका मतलब एक डाउन क्वार्क अप में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसकी ये आंसर आएगा कि वन डाउन क्वार्क इज कन्वर्टेड टू अप क्वार्क एमिटिंग बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रॉन। ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। अब यहां पे आप बताओ कि अगर क्वेश्चन ये होता डी क्यों नहीं हो सकता, आप खुद बताओ डी क्यों होगा। यहां पे कन्वर्ट डाउन क्वार्क से अप क्वार्क हुआ है, ना कि अप क्वार्क से डाउन क्वार्क, तो डी क्यों होगा। कन्वर्जन ऑफ डी डाउन क्वार्क टू अप क्वार्क हुआ है, तो डी ऑप्शन कब होगा। डी ऑप्शन तब होगा जब हमारा बीटा प्लस डीके हो। बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके में बीटा प्लस बनता है और जेड इज रिड्यूस बाय 1। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक प्रोटॉन कम हो गया, इसका मतलब एक्स में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे आंसर डी वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया यू यू डी और ये हो जाएगा यू डी टी। तो यहाँ पे डाउन क्वार्क और अप क्वार्क तो सेम रहे, लेकिन एक डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क डाउन में चेंज हो गया। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, तो जब आपके न्यूक्लियाई में या फ्री न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ तो आपका एक डाउन क्वार्क अप में चेंज हुआ, लेकिन फ्री प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता न्यूट्रॉन में। तो अगर आपका एक्स वाई में चेंज हुआ बीटा प्लस से, तो वहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ है, उसमें अप क्वार्क डाउन में चेंज हुआ। इसका आंसर ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन और करना है क्वार्क से, और फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे। तो एक्चुअली ये बीटा माइनस था और वो बीटा प्लस डी था। ठीक है, तो स्लाइड चेंज करें। अब आपको करना है पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 9 नेट जून 2040। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इसे फोकस करो कि इसे कैसे करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन इससे पहले और इसके बाद में कभी आया नहीं है, तो 2014 से अब तक नहीं आया, लेकिन बाई चांस दोबारा कभी आता है तो उसको कैसे करना है वो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है इन ए क्लासिकल मॉडल ए स्केलर मेसॉन। स्केलर मेसॉन वो होता है जिसमें सभी क्वांटिटीज स्केलर होती है। तो जो हमने अब तक पढ़े वो हमने स्पिन जीरो वाले पढ़े, तो वो स्केलर मेसॉन ही, क्योंकि उसमें सभी स्केलर क्वांटिटीज है, स्पिन भी जीरो, एल भी जीरो, जे भी जीरो। ठीक है, वेक्टर मेसॉन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तक हमने नहीं पढ़े। अल्टीमेटली अब तक हमने जो पढ़े वो सिंगुलर स्केलर पढ़े। तो ये है हमारा स्केलर मेसॉन कंसिस्ट ऑफ ए क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। तो एक हमारा मेसॉन एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना है, बाउंड बाय पोटेंशियल। तो जो हमें पोटेंशियल दे रखा है ये वो फॉर्मूला नहीं है जो हमने याद किया था। तो कोई बात नहीं, जो इसमें दे रखा है हमें वही यूज करना है, ए आर प्लस बी आर, जहाँ पे ए की वैल्यू 200 है एमईवी पर फर्मी, बी की वैल्यू 100 एमईवी फर्मी है। इफ द मासेस ऑफ द क्वार्क एंड एंटी क्वार्क आर नेग्लिजिबल, द मास ऑफ द मेसॉन कैन बी एस्टिमेटेड एज। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मेसॉन का मास चाहिए तो आप उसके इक्विवेलेंट एनर्जी निकाल लो, उस एनर्जी को C² से डिवाइड कर दोगे तो आपको मास मिल जाएगा। तो आपको मास ऑफ द मेसॉन चाहिए और क्वार्क एंटी क्वार्क का मास नेग्लिजिबल हम लिख रहे हैं। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ फोकस करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल ई डेल टी इक्वल टू एच, जहां पे डेल ई तो हमें निकालना है, डेल ई हमें निकालना है, क्योंकि अगर आपने एनर्जी निकाल दी तो अल्टीमेटली आपने मास निकाल दिया, C से डिवाइड कर दोगे एनर्जी को। और जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू होती है R बाई सी, जहां पे R आप कह सकते हो रेंज या एक तरह से डिस्टेंस बिटवीन क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। अब ये डिस्टेंस आपकी वेरी कर रही है पोटेंशियल के हिसाब से। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, हम यहाँ पे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल होता है, जो आपने क्लासिकल में पढ़ा होगा या पढ़ लोगे, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर देते हैं। ठीक है, या अनस्टेबल में भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं। ठीक है, और फिर जो हम जो है मिनिमम मैक्सिमम देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा आर चाहिए जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करके जो आप है जब आप dv अपॉन dr इक्वल टू जीरो करोगे तब जो आर आएगा हमें वो आर चाहिए। उस आर को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह लो, या आप डेल टी की वैल्यू यहाँ रख दो। तो अल्टीमेटली इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी क्या आ गई, डेल ई इंटू आर बाई सी इज इक्वल टू एच कट, या आप कह सकते हो डेल ई इज इक्वल टू एच कट सी बाई आर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको अगर आपने आर निकाल लिया यहाँ से, एच कट सी तो कांस्टेंट है, अगर आपने आर निकाल लिया तो फिर आपने जो है डेल्टा ई निकाल लिया, या एक तरह से एनर्जी निकाल ली। ठीक है,
तो अब आर को निकालने क्या करोगे, डेल मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करोगे, डीवी अपॉन डी आर। जब आप डीवी अपॉन डी आर जीरो करोगे तो आपको आंसर क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई रूट बी अपॉन ए। अब आप आर की वैल्यू को यहाँ से निकालने के लिए बी और ए की वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू आपकी 100 MeV फर्मी, ए की वैल्यू है 200 MeV पर फर्मी या फर्मी इनवर्स का रूट। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 और इसका आंसर आएगा, इसका यूनिट आएगी फर्मी की, क्योंकि एमईवी तो कैंसिल हो गया और आपका हो रहा है फर्मी स्क्वायर का रूट, तो फर्मी। तो अब आप क्या करोगे, इसको पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो तो आपको जो एनर्जी आ जाएगा, या एक तरह से एनर्जी आ जाएगी, अनसर्टेनिटी एनर्जी उसी ऑर्डर की होगी, वो जाएगा आपका h/c ओवर आर की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू h/c। h/c की वैल्यू होती है 297 सॉरी 197.3 MeV फर्मी। ये मैंने 197 है 197.3 MeV फर्मी, ये हमने मैंने याद करा, ठीक है। और नीचे फर्मी है और नीचे भी फर्मी है, तो फर्मी से फर्मी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको आंसर मिल गया। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 278.55 के आसपास, मतलब 278 के आसपास आएगा, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 283 हो जाएगा, 283, ठीक है। तो अगर दोबारा से क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। हालांकि दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी तो कम ही है। और ये एक्चुअली एनर्जी आई है, अगर मास चाहिए तो उसको c स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो मास आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि एनर्जी होती है mc स्क्वायर, तो मास हो जाएगा E/c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 278 MeV/c स्क्वायर। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका 283 हो जाएगा, क्योंकि हमने 197 लिया, अप्रोक्सीमेटली 200 ले लोगे तो उतना आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो आर है वो वी के साथ वेरी कर रहा है, तो इस तो ज्यादातर तो स्टेबल कहाँ पे होगा ये, या एक तरह से प्रोबेबिलिटी आर की कहाँ पे होगी सबसे ज्यादा, जहाँ पे वो स्टेबल होगा। उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया, तो उससे जो हमारा आर मिला है वो हमारा मोस्ट प्रोबेबल आर मिला है, क्योंकि आर वेरी कर रहा है तो हम कौन सा आर लें, और आर हमें इसलिए रखना है क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है या मास निकालना है। तो ये जब आप तो वो ये ऐसे ही मानो जब जैसे हमने क्लासिकल में स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किया था, तो वहां भी पोटेंशियल आपको दिया जाता है और वहां भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करके स्टेबल अनस्टेबल, अगर बाई चांस नहीं पढ़ा हो स्टेबल अनस्टेबल तो वो बाद में पढ़ लो क्लासिकल में। तो अब हम आगे चल रहे हैं। हाँ, स्मॉल ऑसिलेशंस में स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि जब आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करो तो आपका पार्टिकल वापस आ जाता है, वो तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया वापस ना आए, वो हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया आपका क्वार्क्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे टॉपिक चेंज करते हैं, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चंस आपको कुछ स्पिन वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो अब आपको हेडिंग डालनी है, हाउ टू कैलकुलेट स्पिन ऑफ द अननोन पार्टिकल इन ए रिएक्शन। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अभी तक हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, जहां पे हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम ना करके स्पिन्स देख ली कि अगर दोनों तरफ स्पिन्स आपकी हाफ इंटीजर है तो आपने मान लिया कि एल से ऐड करके जे भी आपका कंजर्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्पिन निकालनी हो किसी पार्टिकल की तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हेयर स्पिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन शुड बी इक्वल। यहाँ पे स्पिन इक्वल होनी चाहिए, नॉट लाइक टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। टोटल एंगुलर मोमेंटम तो जे होता है, उसको कंजर्व करने के लिए हम स्पिन देख लेते थे, क्योंकि हमें एल की वैल्यू पता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर स्पिन निकालना है तो उसमें जो है हमें बराबर करना है। तो अब इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लो हमारे पास ये रिएक्शन,
पाई प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि पाई प्लस की जगह मान लो आपसे एग्जाम में ये कह दिया कि पार्टिकल एक्स है और आपसे पूछा फाइंड द स्पिन ऑफ द पार्टिकल एक्स, फाइंड स्पिन ऑफ पार्टिकल एक्स, ठीक है, तो उसे कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे अगर रिएक्शन या तो हम ये करें कि पहले अननोन पार्टिकल निकाल लें, ये मानते हो कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, उससे आप कंजर्वेशन लगा करके अननोन पार्टिकल निकालो, वो पाई प्लस, और उसकी स्पिन जो है आपकी निकल जाएगी, तो क्या आपको पाई प्लस स्पिन पता है। या दूसरी अप्रोच ये है कि आप स्पिन वाली अप्रोच करो, तो हमने क्या कहा कि दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, तो पहले आप स्पिन लिख लो। पार्टिकल के माइनस की स्पिन होती है 0, इसकी होती है हाफ, तो जब आपने रिएक्टेंट्स की स्पिन निकाली तो स्पिन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू हाफ। तो अगर इसकी हाफ है तो रिजल्टेंट जो स्पिन है प्रोडक्ट्स की वो भी हाफ ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी स्पिन आपने करी हाफ और इसकी स्पिन आपने एस एक्स मानी, ठीक है। तो जो आपकी रिजल्टेंट यहाँ से आएगा एस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू एस ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू हाफ, ये रिजल्टेंट आपका हाफ ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो एस ऑफ द प्रोडक्ट है वो आपका जो हाफ होना चाहिए वो जो है हाफ और एस एक्स का वेक्टर एडिशन होना चाहिए। तो एस पी शुड बी वेक्टर एडिशन ऑफ हाफ एंड एस एक्स। तो यहां से आप एस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और क्योंकि आपको पता है कि एसपी की वैल्यू हाफ पता है, तो एस एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ, यानी कि 0 और 1। तो पॉसिबल जो है नहीं, सिग्मा की स्पिन 1 नहीं होती है, आपने कर लिखा है, मैं आपको फिर से याद कराता हूँ। सभी फर्मियन जो हमने पढ़े हैं, फर्मियंस हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स और बैरियंस होते हैं, क्योंकि वो फर्मी पार्टिकल है तो मैंने याद कराया सभी की स्पिन हाफ इंक्लूडिंग देयर एंटी पार्टिकल्स एक्सेप्ट ओमेगा माइनस जिसकी स्पिन है 3/2। और वैसे भी आपने फंडामेंटल मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये फर्मी पार्टिकल है तो इसकी स्पिन इंटीजर तो हो ही नहीं सकती, इट इज अ फर्मियन, तो स्पिन कैन नॉट बी इंटीजर, ठीक है। तो वो मैंने आपको आइसो स्पिन याद कराया था, उसे स्पिन से कंफ्यूज ना करो। आइसो स्पिन था ट्रिपलेट के लिए 1, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइसो स्पिन। तो हमने क्या किया, हमने जो है पॉसिबल वैल्यू एस एक्स की निकाल ली जो कि 0 और 1 हो सकती है, क्योंकि 0 से भी रिजल्टेंट हाफ आ रहा है और 1 से भी रिजल्टेंट आपका हाफ आ जाएगा, तो ये पॉसिबल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें अब क्वेश्चंस करने हैं कि अगर आपको अननोन स्पिन निकालनी हो तो हम उसे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो आपका अननोन पार्टिकल एक्स है वो क्या होना चाहिए, फर्मी पार्टिकल या बोसॉन, क्योंकि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स में स्पिन आपकी टोटल हाफ है। या आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट साइड में कितने फर्मियन है, आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट साइड में 1 फर्मियन है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ फर्मियन। तो राइट साइड में भी ऑड नंबर ऑफ फर्मियन होंगे ताकि रिजल्टेंट स्पिन जो है वो आपकी हाफ इंटीजर आ जाए और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाए। तो राइट में अगर सिग्मा माइनस एक फर्मी है तो एक्स कैन नॉट बी ए फर्मियन, इसका मतलब एक्स विल बी बोसॉन, क्योंकि ऑलरेडी एक फर्मियन है और इसीलिए यहाँ पे स्पिन जो है वो 0 और 1 मिल रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास रिएक्शन ये है, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन n प्लस एक्स प्लस के माइनस। हमें चाहिए फाइंड पॉसिबल स्पिन ऑफ एक्स पार्टिकल, या पॉसिबल स्पिन कह सकते हो, स्पिन ऑफ एक्स पार्टिकल। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रिजल्टेंट स्पिन निकालो रिएक्टेंट्स की। तो रिएक्टेंट्स की स्पिन जो है वो यहाँ पे है 0, इसकी हाफ, तो स्पिन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू 0 और हाफ का जो वेक्टर एडिशन। उसके बाद यहाँ पे स्पिन इसकी हाफ है, इसकी स्पिन यहाँ पे 0 है, आपको पता है मेसॉन्स की यहाँ पे 0 हो गई, इसकी स्पिन एस एक्स है, ठीक है। तो अब ये है कि हाफ और 0 की मिलके ऑलरेडी हाफ है, तो फिर हाफ और एस एक्स की अगर आप मिलाओगे तो कितना आना चाहिए, एस ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल टू एस ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू हाफ। तो तीनों का मिलके हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो आपका एस ऑफ द प्रोडक्ट्स है वो हाफ और एस एक्स का वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि एस पी को आप कह सकते हो कि एस पी इज इक्वल टू और हाफ माइनस एस पी टू हाफ प्लस एस पी। यहाँ पे एस पी की वैल्यू कितनी है, हाफ, अल्टीमेटली हो जाएगा हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ। तो इसका आंसर भी 0 और 1 आ जाएगा, यानी कि ये भी बोसॉन है। क्यों है बोसॉन, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर 1 फर्मियन है तो राइट में ऑलरेडी 1 हो चुका है,
तो अब जो और एक आपका K माइनस बोसोन है, तो तीसरा पार्टिकल बोसोन ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ ऑड नंबर ऑफ फर्मियंस होने चाहिए। तो ये पॉसिबल आंसर आपका हो सकता है। अब इसमें से क्या आंसर होगा वो डिपेंड करेगा पार्टिकल कौन सा है, क्योंकि हमने हमने देखा था रिएक्शन दो पार्टिकल से भी हो सकती है। तो यहाँ पे नॉन पार्टिकल जब आप निकालोगे बाय कंजर्वेशन लॉज आप देख सकते हो क्या पार्टिकल है। तो यहाँ पार्टिकल जो है आपका K प्लस हो सकता है। तो पार्टिकल एक तो K प्लस हो जाएगा और दूसरा कोई पॉसिबल है तो वो कंजर्वेशन लॉस आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपके एग्जाम बल्कि ये क्वेश्चन और है जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको आपकी बुकलेट में नहीं है, एक मिनट। एसपी की स्पिन एक्चुअली क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 ये आप इसमें एसपी क्या है आपका हाफ, जो आपका एसपी है वो आपका हाफ और एस एक्स का वेक्टर एडिशन है, हाफ और एस एक्स का वेक्टर एडिशन है। ठीक है, तो इसमें एसपी तो आपको पता है, एसपी तो हाफ है, तो अननोन जगह एस एक्स चाहिए, अगर अननोन एस एक्स चाहिए, सॉरी ये एसपी नहीं है, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये एस एक्स है, दिस शुड बी एस एक्स। एस एक्स तो आप निकाल लो, ये गलती से एसपी लिखा हुआ है, दिस शुड बी एस एक्स। तो हम एस एक्स को निकाल लेते, एस एक्स जो आएगा वो आएगा आपका हाफ और एसपी का वेक्टर एडिशन। तो एसपी जो जो एस एक्स आया है वो आपको निकालना था इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो वो आपने हाफ और एसपी से निकाल लिया, दिस शुड बी एस एक्स एंड नॉट एसपी। तो आप करेक्ट कर लो। अब ये सही है कि एस एक्स की वैल्यू 0 1 हो सकती है जो हमें निकालनी थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना है ये, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार लिख लो, ये आपकी बुकलेट में नहीं है। क्वेश्चन है कंसीडर द डीके ए टू बी प्लस सी ऑफ ए रिलेटिविस्टिक स्पिन हाफ पार्टिकल ए। आपका कोई पार्टिकल ए है जो डीके होता है बी और सी में, और ये बता दिया कि स्पिन ऑफ पार्टिकल ए इज हाफ, ए की स्पिन हाफ बता दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल। ये बता दिया कि पार्टिकल ए आपका रेस्ट पे है, रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल ए का मतलब ऑब्जर्वर ए से ए के साथ अटैच्ड है, तो उसके रेस्पेक्ट में ए इज नॉट मूविंग, लेकिन जो पार्टिकल बी और सी बने हैं वो मूव करेंगे विद सम एनर्जी। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, देखो कौन सा ट्रू है, आप में से कोई बताए क्या आंसर होगा। स्पिन ऑफ द बोथ बी एंड सी में बी हाफ, सम ऑफ द masses of B and C is greater than mass of A, the spin of both B and C may be integer, the spin of B may be half or integer and that of C may be integer। क्या पॉसिबल आंसर लग रहा है? तो अब यहाँ पे दो दो ऑप्शन आए अभी तक, सी और डी। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए दोनों तरफ स्पिन शुड बी हाफ इंटीजर या इंटीजर, या नंबर ऑफ फर्मियंस शुड बी ऑड या इवन। तो ये अगर स्पिन ऑफ ए इज हाफ, ठीक है, तो इनकी जो रिजल्टेंट स्पिन है वो भी क्या होगी, आप कह सकते हो हाफ इंटीजर होगी टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। और अगर दोनों की हाफ इंटीजर होगी, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो गया, इनमें से एक फर्मी होगा पार्टिकल और एक बोसोन होगा। ये तो कंक्लूजन हुआ। अगर आप दोनों की स्पिन हाफ कर दोगे, अब मैं ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, अगर आप दोनों की स्पिन बी की भी हाफ कर दोगे और सी की भी हाफ कर दोगे, तो क्या रिजल्टेंट यहाँ से 0 1 नहीं आ जाएगा, और ये इंटीजर हो गया, ये हो गया इंटीजर। तो एक तरफ इंटीजर हो गया, एक तरफ हाफ इंटीजर, तो इससे एंगुलर मोमेंटम वायलेट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों बोसोन नहीं हो सकते, सॉरी दोनों फर्मियोन नहीं हो सकते, दोनों फर्मियोन नहीं हो सकते। तो मैंने आपसे क्या कहा था, दोनों तरफ ऑड नंबर या इवन नंबर ऑफ फर्मियोन होने चाहिए। तो अगर लेफ्ट साइड में एक ही फर्मियोन है तो राइट साइड में भी ऑड होगा, यानी कि एक ही होगा इन दोनों में से। तो कंक्लूजन ये हुआ कि इनमें से वन शुड बी फर्मियोन जिसकी स्पिन हाफ इंटीजर होगी एंड अदर शुड बी बोसोन, ताकि हाफ इंटीजर और इंटीजर की स्पिन मिलकर हाफ इंटीजर बन जाता है। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बहुत आसान था, फिर भी आप में से काफी लोगों ने इसमें जो चैट में लिखा है वो गलत आंसर लिखा है। तो इसका आंसर डी हो गया, द स्पिन ऑफ बी में बी हाफ इंटीजर एंड सी में बी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर और इंटीजर एक ही बात है आपको, तो ये हो गया। ठीक है, दोनों इंटीजर नहीं हो सकते, बोथ में भी इंटीजर ही गलत है, और दोनों हाफ इंटीजर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों हाफ से मिलकर भी टोटल इंटीजर बन जाएगा। और बी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हमने कहा था डीकेइंग पार्टिकल का जो मास होगा वो ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ए बी सी इनकरेक्ट है, आपको ट्रू चाहिए था, ट्रू या करेक्ट ऑप्शन वो है डी। अब हम आगे चलते हैं। एक मिनट, एक सेकेंड, आप लिख लो जिनका रह गया है।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब आपकी बुकलेट में क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड में मैंने क्यों लिखे हैं। एक क्वेश्चन आपका पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 4 है, गेट 2003, और दूसरा क्वेश्चन पेज 42 गेट 2019। दोनों की लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है। आप ये मानो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का अंतर है। ठीक है, आप जो है क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखो तो उसमें क्या लिखा है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करो, क्योंकि 4 और 36 ऑलमोस्ट सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टेशनरी पार्टिकल in free space is observed to spontaneously decay into 2 photons। तो आपके पास कोई पार्टिकल है, लेट्स से x, और वो 2 फोटोन में डीके हो गया स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब अपने आप डीके हुआ, बाहर से आपने एनर्जी नहीं दी है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, तो अब पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज का, द पार्टिकल कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा? अगर हम चार्ज देखें तो पार्टिकल एक्स का चार्ज कितना होगा? फोटोन्स का चार्ज 0 है, तो इसका मतलब पार्टिकल एक्स का चार्ज भी 0 होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है, पार्टिकल कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज। बी वाला ऑप्शन क्या है, द स्पिन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मैंने आपसे कहा था कि अगर स्पिन पार्टिकल की निकालनी है तो फिर बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। अगर आप स्पिन निकालनी है एक्स की, तो आप राइट साइड में देखो, इनकी स्पिन 1 है, तो दोनों की जब ऐड करोगे तो आएगी 0 1 2। तो इन तीनों में से कोई आंसर होना चाहिए। इसका मतलब एस एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 1 या 2 में से कोई एक होगा। तो ये जो लिखा हुआ है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये गलत है। इक्वल टू 2 तो हो सकता है, पर ग्रेटर देन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ऑप्शन, मतलब दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। इसका मतलब ये भी आपको करेक्ट नजर नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन है पार्टिकल इज ए बोसोन। तो क्या पार्टिकल आपका एक्स बोसोन नजर आ रहा है आपको? आप में से कोई बताए पार्टिकल एक्स बोसोन लग रहा है? तो ये पार्टिकल एक्स बोसोन लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि राइट साइड में रिजल्टेंट स्पिन इंटीजर है। अगर राइट साइड में रिजल्टेंट इंटीजर है तो लेफ्ट में भी इंटीजर ही होगी, और अगर ये इंटीजर होगी तो इसका मतलब पार्टिकल इज ए बोसोन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब जो डी वाला ऑप्शन है वो इसलिए इनकरेक्ट है, देखो डी वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, द मास ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब ये इसीलिए गलत है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का कोई रोल नहीं है। ये बात ठीक है कि पार्टिकल का मास फोटोन्स के मास से ज्यादा होना चाहिए, और फोटोन्स का रेस्ट मास 0 है, तो पार्टिकल का मास बहुत कम हो सकता है, बट हाइड्रोजन एटम से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए डी वाला ऑप्शन गलत है। अब आप क्वेश्चन नंबर 36 भी देख सकते हो, उसमें भी यही क्वेश्चन है कि मैसिव पार्टिकल एक्स है, वो 2 फोटोन्स में स्पॉन्टेनियसली डीके हुआ, और चारों ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सेम है। जो आपका ए वाला ऑप्शन है एक्स इज चार्ज, ये भी गलत है। जो आपका बी वाला ऑप्शन है एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, स्पिन ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये गलत है। सी वाला ऑप्शन एक्स इज ए बोसोन, ये सही है, दोनों में सी वाला ऑप्शन सही है। और डी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है एक्स मस्ट बी ए बैरियन। बैरियन जो होता है वो फर्मियन होता है, और पार्टिकल ये फर्मियन हो नहीं सकता, ये बोसोन है, इसीलिए डी भी गलत है। तो आप देख सकते हो जिन्होंने 2003 वाला क्वेश्चन किया होगा, जो कि मैंने क्लास में ऑब्वियसली कराया होगा, तो जिन्होंने गेट 19 वाला दिया होगा तो उन्होंने ये सही किया होगा। लेकिन क्या होता है कि इसको भी सभी स्टूडेंट्स सही नहीं करके आए, यानी कि वो लोग यहाँ पे सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस करा चुके हैं, दोबारा कुछ आता है तो उनमें से गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, डिफर 2014 पेज नंबर 48। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी लैंग्वेज देखो। क्वेश्चन दे रखा है स्पिन 2 न्यूक्लियस। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बीच में डैश होता है, डैश होता है, माइनस नहीं होता, स्पिन कैन नॉट बी -2। ठीक है, स्पिन कभी माइनस नहीं होती है, तो ये डैश है। स्पिन 2 न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स ए स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोई आपके पास न्यूक्लियस है, उसने स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूक्लियर एक्स है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, इसकी स्पिन 2 है और इसकी स्पिन हाफ है। अब क्या है, एंड देन ऑब्जर्व टू डीके टू ए स्टेबल न्यूक्लियस इन 2 स्टेज। तो यहां से आपको एक स्टेबल न्यूक्लियस मिला, लेकिन 2 स्टेज में मिला, सिंगल स्टेज में नहीं मिला। तो आपको एक स्टेबल न्यूक्लियस मिला, लेट दैट न्यूक्लियस बी वाई। तो जो आपको वाई मिला वो 2 स्टेज में मिला। तो पहली स्टेज हमने स्किप कर दी, लेट से दूसरी स्टेज में आपको वाई मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज आपकी ये है और सेकंड स्टेज आपकी ये। सेकंड में आपको वाई मिल गया जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियस है। अब आगे क्या रखा है, रिकॉइलिंग अगेंस्ट एन एमिटेड इनविजिबल पार्टिकल, एमिटेड इनविजिबल पार्टिकल इन द फर्स्ट स्टेज। तो पहले स्टेज में आपको एक इनविजिबल, और वो भी क्या, इनविजिबल पार्टिकल फर्स्ट स्टेज में मिला। ठीक है,
एंड अगेंस्ट एन एमिटेड स्पिन वन फोटोन इन द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में फोटोन भी मिल गया, ये भी लिखा हुआ है, स्पिन वन फोटोन इन द सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज में फोटोन मिल गया, तो इसकी स्पिन आपकी वन है, ये भी इन्होंने दे दिया, ठीक है। और साथ में ये भी दे दिया कि इनविजिबल जो पार्टिकल है वो आपको फर्स्ट स्टेज में मिला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इनविजिबल पार्टिकल लेट से ए लिख लिया, इट इज इनविजिबल पार्टिकल इन फर्स्ट स्टेज। अब क्वेश्चन ये है, इफ द स्टेबल न्यूक्लियस इज स्पिनलेस, ये आपका जो स्टेबल न्यूक्लियस मिला है इन सेकंड स्टेज, इसकी स्पिन जीरो है, इट इज स्पिनलेस, स्टेबल न्यूक्लियस इज स्पिनलेस, ठीक है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है स्टेबल न्यूक्लियस इन टू स्टेज, तो टू स्टेज में स्टेबल न्यूक्लियस मिला जो कि स्पिनलेस है। अब क्वेश्चन ये है, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्पिन वैल्यूज ऑफ द इनविजिबल पार्टिकल इज, इनविजिबल पार्टिकल जो ए है उसकी सभी पॉसिबल स्पिन वैल्यूज चाहिए, ठीक। तो अब ये आप बता सकता है, कोई आप मुझे बता सकता है कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज है उसमें ए के साथ क्या मिला होगा, फर्स्ट स्टेज में ए के साथ क्या मिल गया होगा कि आपको सेकंड स्टेज में वाई प्लस फोटोन मिल गया। अगर आपको सेकंड स्टेज में वाई प्लस फोटोन मिला है तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेज में आपको वाई स्टार मिला होगा, वाई स्टार का मतलब वाई का एक्साइड स्टेज, जो कि सेकंड स्टेज में आपको फोटोन दे दिया इसने, तो आपका वाई स्टार बना होगा फर्स्ट स्टेज में, तो सेकंड स्टेज में जो है आपको वाई के साथ फोटोन मिल गया, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली आपके कौन कौन से पार्टिकल्स बन गए, आफ्टर टू स्टेज यू गेट वाई, यू गेट ए पार्टिकल ए, यू गेट ए फोटोन। आफ्टर टू स्टेज यू गेट थ्री पार्टिकल्स, एक तो वाई जिसकी स्पिन आपकी जीरो है, एक ए जिसका आपको स्पिन निकालना है, और एक फोटोन जिसकी स्पिन वन दे रखी है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्पिन टू और स्पिन हाफ दे रखा है, जिसका रिजल्टेंट आपको स्पिन ऑफ द रिएक्टेंट्स मिल जाएगा 2 माइनस हाफ जो कि 3/2 है, और 2 प्लस हाफ जो कि 5/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्पिन ऑफ द ए निकालना है, तो आपको कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए स्पिन, ठीक, अगर ये निकालना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि जो एस वाई है और एस फोटोन है उसको आप लेट से एस मान लो, एस इज वेक्टर एडिशन ऑफ एस वाई प्लस एस फोटोन, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो अब आपको अगर आपको रिजल्टेंट एस ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एस वाई प्लस एस फोटोन प्लस एस ए, और एस वाई और एस फोटोन को आपने एस लिख लिया जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो एस आपने एस को ये लिख लिया और एस की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब एस से निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, एस पी की वैल्यू कितनी होगी, एस पी की वैल्यू होगी एस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एस ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू 3/2 या 5/2। तो यहां से अगर आपको एस ए की वैल्यू निकालनी है तो एस ए की वैल्यू क्या आएगी, एस ए विल बी इक्वल टू एस, या हम कह सकते हैं 1, क्योंकि एस की वैल्यू तो 1 है ना, तो ऐसे कैसे निकलेगा, 1 माइनस एस ऑफ द प्रोडक्ट्स टू 1 प्लस एस ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब एस ऑफ द प्रोडक्ट्स की वैल्यू आप 3/2 5/2 बारी बारी से रख के एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, एस की वैल्यू पॉसिबल निकालनी है आपको, एसपी की वैल्यू एक बार 3/2 रखनी है और एक बार 5/2 रखनी है, और पॉसिबल एस की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में ऑप्शन, हाँ सबका ऑप्शन अभी देखते हैं, अल्टीमेटली ऑप्शन जो आपके है वो सही है। तो हमने क्या कहा कि एस ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एस की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पे एस की वैल्यू निकालने के लिए एक बार तो 3/2 रखोगे, तो एक बार तो आपने रखा एस को तो एस तो 1 है ही, एस ऑफ द प्रोडक्ट इज 3/2, अगर 3/2 रखा तो एस की वैल्यू जाएगी 3/2 माइनस 1 से लेके 3/2 प्लस 1, यानी कि हाफ 3/2 एंड 5/2। जब आपने एसपी की वैल्यू 5/2 रखी तब वैल्यू आएगी 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 से लेके 5/2 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 3/2, 5/2 और 7/2। अल्टीमेटली द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस ए आर हाफ, 3/2, 5/2 एंड 7/2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया और आप सभी का आंसर सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 6, नेट जून 2013, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली मिस्टेक थी,
इसमें एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। लास्ट स्लाइड ये है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्पिन हाफ पार्टिकल ए undergoes decay B plus C plus D where it is known that B and C are also spin half particles। तो आपके पास A जो है वो स्पिन हाफ है, B और C जो है स्पिन ऑफ द रिएक्टेंट एक्चुअली हाफ हो गया, जो स्पिन ऑफ द प्रोडक्ट को कैसे निकालोगे, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, आपको D की स्पिन चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 1 आ गया, लेट्स से इट बी S, ठीक, इसको S मान लिया। तो अल्टीमेटली S ऑफ द प्रोडक्ट जो जाएगा वो जाएगा S और D का वेक्टर एडिशन, ठीक है। और एसपी की वैल्यू कितनी है, एसपी की वैल्यू एसआर के बराबर है हाफ। और एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 0 या 1, तो यहाँ से एसडी की वैल्यू निकाल लोगे। अब एसटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, द पॉसिबल एसटी की वैल्यू होगी, पहली बात तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एसटी की वैल्यू हाफ इंटीजर होनी चाहिए ताकि वो एस से मिलकर हाफ इंटीजर बन जाए, क्योंकि लेफ्ट में भी हाफ इंटीजर है, तो दिस शुड बी हाफ इंटीजर, हाफ ऑड इंटीजर। अब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो एसटी की वैल्यू क्या आएगी, तो एसटी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एसडी आपका हो जाएगा एसपी माइनस एस टू एसपी प्लस एस विद डिफरेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे एक बार तो आपने एसपी की वैल्यू हाफ रखा और एस की वैल्यू 0 रखी, तो आंसर आया हाफ। फिर आपने एसपी की वैल्यू तो हाफ ही है और एस की वैल्यू आपने 1 रखी, तो आया हाफ और 3/2, ठीक है। तो अल्टीमेटली हाफ एंड 3/2 आंसर आना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो हाफ 3/2 वाला एक भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे ये तो गलत है ही, ये भी गलत है क्योंकि इनमें इंटीजर आ रहा है, इंटीजर आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे हाफ ओनली भी नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअली क्या है कि हाफ ओनली भी आंसर नहीं चाहिए, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर तो हम डी लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हाफ और 3/2 ही आंसर होना चाहिए था, 5/2 और 7/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आंसर हो गया है हाफ एंड 3/2। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर तो एक्चुअली है, यानी कि नन ऑफ द आंसर मैचेस, लेकिन अगर एग्जाम में लगाना होता तो फिर हम डी पे लगा के आ जाते, ठीक है। और आंसर की में भी डी ही दिया था। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया स्पिन की बात। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट है, उससे क्वेश्चन आ चुके हैं और वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, डायरेक्टली किसी बुक में इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो आपके पास इंडियन नेट बुक है उसमें तो है ही नहीं ये भी क्वेश्चन। अब वो टॉपिक क्या है, और क्वेश्चन गेट में नेट में सब में आ चुके हैं, और ठीक है। तो उस पर हेडिंग डालो, हमें निकालना है, हालांकि मैं आइडिया आपको दे चुका हूँ पहले, हमें निकालना है हाउ टू कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ठीक है। किसी एक पार्टिकल का नहीं, एक पार्टिकल का तो फ्री पार्टिकल का तो 0 होता है क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट पार्टिकल्स हैं बी प्लस सी है, बी प्लस सी प्लस डी है, तो उनमें रिलेटिव मोशन है, उसका हमें एल चाहिए, एल ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि एक तरह से एल ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ठीक। किससे करेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मतलब यहाँ टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, टोटल यानी कि जे, एंड पैरिटी। तो इसका आइडिया मैंने आपको सिलेक्शन रूल इन अल्फा डीके एंड सिलेक्शन रूल इन बीटा डीके दिया था, तो कुछ कुछ वैसा ही करना है हमें, और उसी अप्रोच को यूज करके हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करना है तो जे ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू जे ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक। इनके लिए क्या करोगे, इनके लिए आप जो है पार्टिकल्स की स्पिन, अगर आपके पास मान लो ये रिएक्शन है तो इनकी जो है रिजल्टेंट ये मान लो सभी पार्टिकल्स है, तो इनकी आप स्पिन निकाल लोगे, ठीक है। स्पिन ऑफ ए, स्पिन ऑफ बी, इनसे रिजल्टेंट स्पिन ऑफ द रिएक्टेंट्स निकाल लोगे, ठीक। उसके बाद एल ऑफ द रिएक्टेंट्स एग्जाम में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है ये गिवन होगा, इफ नॉट गिवन देन कंसीडर एल आर इक्वल टू 0। अगर गिवन नहीं है तो एल आर को 0 मान दो, तो रिलेटिव मोशन है, एल हो सकता है, पर यहाँ पर नहीं गिवन है तो एल को 0, अगर गिवन है तो आपको 0 1 2 3 जो भी गिवन है वो लिखो। और फिर क्या करोगे, जब आपने एस आर निकाल लिया, एल आर निकाल लिया, तो रिजल्टेंट जे आर विल बी इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ एस आर प्लस एल आर। सेम आप ये इसमें करोगे, स्पिन ऑफ सी निकाल लोगे, स्पिन ऑफ डी निकाल लोगे, दोनों का रिजल्टेंट स्पिन ऑफ द प्रोडक्ट्स निकाल लोगे, ठीक है। स्पिन ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब सभी का वेक्टर एडिशन, इनका वेक्टर एडिशन, ठीक है।
ऐसे ही आप एल ऑफ द प्रोडक्ट आपको निकालना है, ये तो आपको निकालना है, यही हेडिंग है। और जे ऑफ द प्रोडक्ट जो है, तो जे ऑफ द प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जे ऑफ द रिएक्टेंट के बराबर होगा। और वो कितना होगा, वो होगा एस ऑफ द प्रोडक्ट और एल ऑफ द प्रोडक्ट का वेक्टर एडिशन। तो यहां से अगर आपको एल ऑफ द प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो वो आंसर हो जाएगा आपका जे ऑफ द प्रोडक्ट जेपी माइनस एसपी टू जेपी प्लस एसपी, आप इस तरह से निकाल दोगे। ठीक है, तो ये अगर सभी पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स हैं, तो हमने बात कर ली है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी करनी हो तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे करोगे, parity of A into parity of B into minus 1 की power L of the reactant is equal to parity of C into parity of D into minus 1 raised to the power L of the products। और यहाँ से जो पॉसिबल L की वैल्यूज हैं वो आप निकाल सकते हो। L की वैल्यू जो आएंगी यहाँ से वो आइदर इवन आएंगी या ऑड आएंगी, दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ नहीं हो सकती, या तो सभी इवन या सभी ऑड। ठीक है, तो ये हमने पहले किया था, ऐसे ही अब करना। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, अगर मान लो पार्टिकल में, अगर मान लो रिएक्शन में पार्टिकल्स के साथ साथ न्यूक्लियाई भी इन्वॉल्व है, तो क्या करोगे, तो भी अप्रोच यही है, थोड़ी सी डिफरेंट है। अब देखो उस पर हमारे मान लो पार्टिकल भी है, न्यूक्लियाई भी है, ये सभी न्यूक्लियाई हैं, तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया तो आगे चले। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, ऑलरेडी हम ये बात पहले भी कर चुके थे। तो अब हमें क्या करना है, अब मान लो हमारे पास रिएक्शन ये है, a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस वाई, और यहाँ पे x जो आपका न्यूक्लियाई है, या मैं यहाँ पे लिख लूँ ए एंड बी आर पार्टिकल्स जिनकी आपको स्पिन पता है या दे रखी है, और x और y पार्टिकल्स न्यूक्लियाई है जिनका आपको सेल मॉडल से या दे रखा होगा, सेल मॉडल से स्पिन पैरिटी पता है, जेपी की वैल्यूज पता है। ठीक है, नोन है। ठीक, तो अब आपके पास रिएक्टेंट्स में कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज होगी, रिएक्टेंट्स में कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होगी, एक तो होगी आपकी एस ऑफ द पार्टिकल, एक हो गई जे ऑफ एक्स, इस जे में स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व है, तो वो ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जे आ चुका है। तो अगर आपके पास न्यूक्लियाई है तो उसका जे यूज करोगे, उसका जे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस न्यूक्लियाई में बहुत सारे न्यूक्लियॉन है, तो उनका रिजल्टेंट आपकी स्पिन और एंगुलर मोमेंटम इसमें जे में इन्वॉल्व हो चुकी है, और साथ में रिलेटिव मोशन की वजह से एल ऑफ द रिएक्टेंट्स भी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन तीनों वेक्टर क्वांटिटी से आपको जे ऑफ द रिएक्टेंट्स मिल जाएगा। तो जे ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ स्पिन ऑफ द पार्टिकल, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियाई, और एल ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे करोगे आप स्पिन ऑफ द पार्टिकल, जे ऑफ द न्यूक्लियाई एंड एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जे ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जे ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ऐसा होता है, दोनों बराबर होने चाहिए, और जे ऑफ द प्रोडक्ट आपका इन तीनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप एल ऑफ द प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। और कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी वैसे ही, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी वैसे ही जैसे हम करते हैं, ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन पैरिटी क्या करोगे, पैरिटी ऑफ ए इंटू पैरिटी ऑफ एक्स माइनस 1 की पावर एल ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ बी पैरिटी ऑफ वाई इंटू माइनस 1 की पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और बतानी है लास्ट नोट करने के लिए, इन डी के रिएक्शन, अगर ये तो रिएक्शन हो गई, अगर डी के रिएक्शन है जहाँ पे लेफ्ट साइड में केवल एक ही पार्टिकल या न्यूक्लियाई है, उसमें क्या करेंगे, अगर डी की रिएक्शन है लेट्स से ए इक्वल टू बी प्लस सी, तो ऐसी रिएक्शन में एल ऑफ द रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वहां पे एल को देने की जरूरत नहीं है, वो जीरो होगा। अगर एल ऑफ द प्रोडक्ट जीरो तो कोई बात नहीं, उसका वो रिलेटिव मोशन होने के बाद भी वेक्टर एडिशन जीरो हो गया है, रिलेटिव मोशन होने के बाद भी एल जीरो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से ऐड हो गई है कि वो जीरो हो जाए, तो एलपी कैन बी जीरो, इट इज पॉसिबल। ठीक है, एलपी आप जीरो आ सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो आज जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, आज हमारी क्लास 7:30 तक है, आपको पता होगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको आप लिख लो, यहाँ पे बुकलेट में नहीं है। क्वेश्चन है, आपके पास रिएक्शन दे रखी है, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स, 1H1 प्लस कार्बन 13। तो आपको एल ऑफ द प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इसको कैसे करोगे, तो यहां पे सबसे पहले आप सेल मॉडल से जे की वैल्यू निकाल दोगे। पहली बात तो जो ये 1H1 है, ये प्रोटॉन है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन है, इट इज प्रोटॉन, तो इसकी जो स्पिन है वो हो गई हाफ। उसके बाद सेल मॉडल से आपको इन तीनों न्यूक्लियाई की स्पिन पैरिटी निकालनी है, जे ऑफ दी एच ई कितना होगा, जीरो प्लस,
जेपी की वैल्यू कितनी है 0 प्लस, क्योंकि इवन इवन न्यूक्लियाई है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियाई है तो इसका भी जे चाहिए आपको, जे ऑफ बी। इसको आप सेल मॉडल से निकाल लेना। एक मिनट, लास्ट लास्ट स्लाइड ये है, ठीक है। तो अब जो है इसका जो सेल मॉडल से आप निकालोगे, ये आपका ऑर्डर न्यूक्लियाई है, इसको शायद मैं पहले भी निकलवा चुका हूँ। तो ऑर्डर न्यूक्लियाई है तो इसको सेल मॉडल से निकाला, नॉर्डिम रूल लगाना है, दोनों ही ऑर्डर 5 5। उसको जब आप फिल करोगे तो नॉर्डिम रूल से आंसर क्या आएगा 3 प्लस, बिल्कुल सही 3 प्लस आंसर आएगा बाय नॉर्डिम रूल। और रिलेटिव मोशन एल ऑफ द रिएक्टेंट, इसको आप 0 कहोगे, क्यों? क्योंकि गिवन नहीं है, मैंने कहा था अगर गिवन नहीं है तो 0 कहोगे। तो अल्टीमेटली जे ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या हो गया, जे ऑफ द रिएक्टेंट तीनों का वेक्टर एडिशन हुआ, जेबी का, जेएचई का और साथ में एलआर का। और जब आपने यहाँ पे 2 तो 0 है और 1 3 है तो अल्टीमेटली 3 आंसर आ गया, जे आर इज 3। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोडक्ट्स की बात करोगे। 3 कैसे लिया, 3 लिया बाई सेल मॉडल, हमने पहले हम पिछली स्लाइड में लिख चुके हैं, सेल मॉडल से निकालोगे, ठीक है। सेल मॉडल से निकाल लेना, नॉर्डिन रूल लगाना, यहाँ पे 5 5 को फिल करना है, तो वहां पे एलपी प्लस एलएन प्लस जेपी प्लस जेएन को ऐड करके निकालोगे। अगर वो इवन है तो जे विल बी डिफरेंस ऑफ बोथ जे, अगर वो ऑड है तो जे विल बी एडिशन ऑफ बोथ, ठीक है। उसे आप सेल मॉडल से कर लोगे तो वो ये आएगा। सिमिलरली इसको जब सेल मॉडल से करोगे तो यहाँ पे आप 7 फिल करोगे, n इक्वल टू 7। इससे जो जे की वैल्यू आएगी कार्बन की वो कितनी आ रही है, वो आएगी हाफ माइनस, क्योंकि यहाँ पैरिटी भी जरूरी है तो इसलिए पैरिटी भी हम साथ लिख रहे हैं, हाफ माइनस। और साथ में यहाँ पे जो तीसरा वेक्टर क्वांटिटी है वो होगी एल ऑफ दी प्रोडक्ट्स, जिसको आपको निकालना है। तो इन दोनों से जो वेक्टर एडिशन आया है वो आ रहा है 0 और 1, जिसको मैंने लेट से एस प्राइम मान लिया, एस प्राइम। तो अल्टीमेटली जो आपका जे ऑफ दी प्रोडक्ट्स है जो कि जे ऑफ दी रिएक्टेंट्स के बराबर है, वो कितना आ गया, वो आ गया आपका एस प्राइम, या चलो एस पी लिख लो पहले, एस पी एस ऑफ द प्रोटॉन प्लस जे ऑफ द कार्बन प्लस एल ऑफ द प्रोडक्ट्स, और इसको मैंने एस प्राइम लिख लिया, तो ये हो जाएगा एस प्राइम प्लस एल ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि एस प्राइम की वैल्यू है 0 1 और जेपी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से पॉसिबल एलपी की वैल्यू निकाल लोगे आप, एलपी की वैल्यू निकलेगी जेपी माइनस एस प्राइम टू जेपी प्लस एस प्राइम, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो अब जो है एलपी की वैल्यू निकालना है, ठीक। एलपी की वैल्यू हम तब निकाल रहे हैं जब एस प्राइम की वैल्यू 0 और जेपी की वैल्यू 3, इससे आ गया 3। उसके बाद जब एस प्राइम की वैल्यू 1 और जेपी की वैल्यू 3, तो ये आ गया 3 - 1 2 और 3 + 1 4, 2 3 4। ये पॉसिबिलिटीज आ गई आपकी एलपी की। अब यहाँ पे इवन भी पॉसिबल आ गया और भी आ गए, यहाँ पे इवन भी ऑड भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो हमने यहाँ पे किया कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी से हम यहाँ पे एग्जैक्ट एल की वैल्यू निकालेंगे, इनमें से क्या होगी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी से हमने किया पैरिटी ऑफ पीई रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ प्रोटॉन या एच पैरिटी ऑफ कार्बन इनटू -1 की पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे पैरिटी ऑफ पीई हमें पता है +1, पैरिटी ऑफ एच इज +1, -1 की पावर 0, पैरिटी ऑफ एच इज, इसकी पैरिटी कैसे निकालोगे, तो प्रोटॉन की पैरिटी मैंने बता रखी है इवन होती है, यानी फर्मियनों की पैरिटी इवन होती है, +1। कार्बन की पैरिटी यहाँ पे निकालिए सेल मॉडल से -1, -1 की पावर एलपी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, ये जो लेफ्ट साइड है वो तो प्लस हो गया और राइट साइड में आपका आ गया -1 की पावर एलपी +1। तो यहाँ से एलपी क्या हो गया, इवन या ऑड, तो एलपी की वैल्यू ऑड हो गई। अगर ऑड होगी तो इन जो आपके पास 3 आंसर हैं 2 3 4, इनमें से कौन सा आंसर हो गया, तो यहाँ पे एल की वैल्यू 3 हो गई क्योंकि इसमें से एक ही ऑड है, ठीक है। 3 इज द आंसर। अगर इवन होता तो दोनों आंसर हो जाते 2 and 4 बोथ। तो अब ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे भी अगर एल की वैल्यू नहीं रखी एल ऑफ द रिएक्टेंट तो उसको क्या 0 मानो। आप क्या पूछ रहे हो, पीएच, अच्छा पीएच 1 कैसे हुआ। पीएच का मतलब देखो इसमें 2 तरीके पीएच निकालने के। पहला तरीका तो यह है कि अगर हम एच की बात करें तो एच एक्चुअली एक प्रोटोन है और प्रोटोन एक फर्मी पार्टिकल है,
सभी फर्मियंस की पैरिटी इवन होती है, ये मैंने टेबल में आपको याद कराया था। सभी फर्मियंस की इवन, एंटी फर्मियंस की ऑड, और बोसॉन्स एंटी बोसॉन्स की ऑड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की पैरिटी होती नहीं है, ग्रेविटॉन की होती नहीं है, और जो है जो फोटोन है उसकी भी ऑड। ये मैंने आपको टेबल में याद कराया था। और दूसरा तरीका ये है कि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन है, तो Z = 1 को अगर आप सेल मॉडल से फिल भी करोगे 1 को, इससे जो आपका हाफ प्लस आ जाएगा जेपी की वैल्यू। तो यहाँ पे जेपी और एसपी एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक पार्टिकल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो उसके लिए एल और एस की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हाफ प्लस, तो प्लस हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना है यहाँ पे एल की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे? स्पिन ऑफ पाई माइनस इज 0, स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, ठीक है। एल ऑफ द रिएक्टेंट इज 0 नॉट गिवन, इसलिए हमने 0 लिख दिया। तो रिजल्टेंट आपका जे ऑफ द रिएक्टेंट कितना आ गया? हाफ। अब जो है स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ, स्पिन ऑफ पाई नॉट इज 0, एल ऑफ द प्रोडक्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एस प्राइम आ गया हाफ, तो अल्टीमेटली जे ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कितना हो गया? वो एस प्राइम और एल पी का वेक्टर एडिशन हो गया, ठीक है। जेपी की वैल्यू आपकी जे आर के बराबर है हाफ, और एस प्राइम की वैल्यू हाफ है, तो अल्टीमेटली एल पी की वैल्यू जाएगी हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ, यानी कि 0 और 1। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे 0 और 1 में से क्या, तो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, ये मैंने आपको याद कर रखा है। पाई माइनस बोसोन है, पैरिटी ऑड, पैरिटी ऑफ पाई माइनस इज ऑड, पैरिटी ऑफ प्रोटॉन इज इवन, फर्मियन है, -1 की पावर एल ऑफ द रिएक्टेंट 0, पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज +1, फर्मी पार्टिकल है, पैरिटी ऑफ पाई नॉट इज ऑड, बोसोन है, -1 की पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका क्या हो गया? -1, राइट साइड में हो गया ये -1 की पावर एल पी +1। तो यहाँ से एल पी की वैल्यू क्या आ गई? अगर आपको -1 करना है तो एल पी की वैल्यू क्या हो गई? इवन हो गई, तो यहाँ से एल पी की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 0 ही इवन है, ठीक है। यहाँ आंसर होगा। इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी रिएक्शन ले लो। खास तौर से ये ध्यान रखना कि रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें जिसमें पैरिटी कंजर्व होती हो, यानी कि रिएक्शन कैन नॉट बी वीक। वीक में आप पैरिटी कंजर्व नहीं कर सकते, तो रिएक्शन आपकी इन जनरल स्ट्रांग होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पैरिटी कंजर्व होती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, अब आप लोग अपने आप इसका आंसर बताना। आपको पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 1, टिफर 2013। A spin half particle A decays to two other particles B and C if B and C are of spin half and spin 1 respectively. लास्ट स्लाइड आपकी ये है। इसको मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। पैरिटी ऑफ बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स, बोसॉन्स का मतलब मेसॉन्स, एंटी बोसॉन्स ऑड, एंड पैरिटी ऑफ फर्मियन even and anti fermion odd, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की पैरिटी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली इंटरेक्ट पार्टिकल। फोटोन की भी ऑड होती है, अगर फोटोन भी किसी रिएक्शन में हो तो उसकी भी ऑड, क्यों? क्योंकि वो भी बोसॉन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमें करना है ये, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वीक इंटरेक्शन में आप एल को नहीं निकाल पाओगे, एल को निकालना आसान नहीं, क्योंकि आप पैरिटी कंजर्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम कैसे करेंगे। केवल स्पिन देख लो, अगर दोनों तरफ स्पिन हाफ इंटीजर या इंटीजर है तो एंगुलर मोमेंटम इज अज्यूम टू बी कंजर्व, उसमें जे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम पहले कर चुके हैं, सभी में ऐसे करना है, हमको में टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल स्पिन देख लेनी है। अगर स्पिन दोनों तरफ हाफ इंटीजर या इंटीजर है, कॉमन भी नहीं है, तो भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कह दोगे। यहाँ पे देखो, अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। स्पिन हाफ पार्टिकल है, ये स्पिन हाफ है, बी की स्पिन आपकी हाफ दे रखी है, सी की स्पिन 1 दे रखी है। तो आपको कंप्लीट लिस्ट बतानी है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फाइनल स्टेट्स बी प्लस सी। बी प्लस सी का मतलब प्रोडक्ट पार्टिकल्स का आपको एल ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए। बताओ क्या आंसर होगा? तो अभी तक यहाँ पे 2 आंसर आए हैं, ठीक है। तो 3 आंसर आए। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कैसे करना है? अगर आपका डीके रिएक्शन है तो एल ऑफ द रिएक्टेंट आपका 0 है, तो जे ऑफ द रिएक्टेंट क्या जाएगा? हाफ और 0 का वेक्टर एडिशन, यानी कि हाफ, ठीक है। तो आप सभी का आंसर, मेरे ख्याल से सभी का आंसर सही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे जो है इन दोनों का एस प्राइम मान लो, इन दोनों का जाएगा हाफ 3/2, ठीक है। अब एस प्राइम का वेक्टर एडिशन आप करोगे एल पी से, इसको कैलकुलेट करने के लिए जे ऑफ द प्रोडक्ट। तो जे ऑफ द प्रोडक्ट जो है एस प्राइम और एल पी का वेक्टर एडिशन है, जहाँ पे जेपी की वैल्यू ये है। तो अल्टीमेटली एलपी की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा? जेपी की वैल्यू हाफ और एस प्राइम की वैल्यू अगर 1 है तो ये आ गई हाफ 3/2,
फिर आप निकालोगे अगर जेपी की वैल्यू हाफ है और एस प्राइम की वैल्यू 3/2, तो एलपी की वैल्यू जाएगी 3/2 माइनस हाफ, यानी कि एक मिनट मैंने कुछ गलती कर दी थी, एलपी एक मिनट यहाँ पे हाफ 3/2, एसपी की वैल्यू हाफ है, हाँ एसपी एस प्राइम की वैल्यू मैंने 1 लिख दिया, एसपी एस प्राइम की वैल्यू हाफ, तो ये हो जाएगा आपका हाफ और हाफ 0 और 1, यहाँ हो जाएगा 3/2 और हाफ, 3/2 और हाफ का जाएगा 1 और 2, अल्टीमेटली एलपी की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 1 एंड 2। इन तीनों में से भी आप कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी से आप एग्जैक्ट निकाल सकते थे, पर क्योंकि पैरिटीज आर नॉट गिवन, पैरिटी इज नॉट गिवन, आप ऐसे कह सकते हो, या उसको सभी वैल्यू चाहिए, इसीलिए आंसर ये हो गया। अदरवाइज या तो इवन या ऑड में से कोई एक आंसर होता अगर आप पैरिटी भी कंजर्व कर देते। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमें करना है, अच्छा अब जो है, अब दिक्कत ये है कि टाइम में देखो, टाइम कितना है, टाइम इतना नहीं है कि मैं थोड़ा सा डिटेल आपको समझा पाऊँ, तो अगर नहीं है तो जो मुझे अब और कराना था उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं, तो क्वेश्चन और देखते हैं, यानी कि अब मुझे करना है, हाँ ये वाला क्वेश्चन करना है, पेज 42 गेट 2019। मैंने बीच में स्लाइड 26 पे आ रहे हैं, स्लाइड 26 ये है, ठीक है। अब जो है बीच की स्लाइड्स मैंने छोड़ दी है, मुझे पढ़ाना था पर टाइम नहीं है, इसीलिए उन्हें स्किप करके मैं सीधा स्लाइड नंबर 32 पे आ रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, गेट 2019 क्वेश्चन नंबर 42, लो एनर्जी कॉलिजन एस वेव स्कैटरिंग। तो आपने क्वांटम में स्कैटरिंग पढ़ी होगी, अगर एस वेव स्कैटरिंग है तो एस के लिए एल की वैल्यू, एल ऑफ द रिएक्टेंट 0 होगा। अगर एस वेव स्कैटरिंग है पाई प्लस प्लस पी, उसका मतलब ऐसे मानो कि वो एल की वैल्यू 0 होगी, एल ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो ऐसे पी वेव स्कैटरिंग होती है तो एल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे इसने इंडायरेक्टली कह दिया कि एल ऑफ द रिएक्टेंट इज 0। अब यहाँ पे स्कैटरिंग किसकी हुई है, पाई प्लस की और ड्यूट्रॉन की, डी इज ड्यूट्रॉन एंड नॉट डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क कभी भी आपको इंडिपेंडेंटली नहीं मिलती है, जहां भी डी हो उसको आप ड्यूट्रॉन ही कहोगे, अगर ये ड्यूट्रॉन नहीं भी कहता सिर्फ रिएक्शन देता तो भी हम ड्यूट्रॉन लिखते हैं। रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 प्रोटॉन्स, आपको 2 प्रोटॉन मिले, क्वेश्चन ये है रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजल्टिंग 2 प्रोटॉन्स इज, आपको एल की वैल्यू चाहिए, एल ऑफ द प्रोडक्ट्स, एल ऑफ द रिएक्टेंट आपको 0 दे रखा है, एस वेव स्कैटरिंग है, एल ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए, बताओ आंसर क्या आएगा। यहाँ पे जो स्पिन है पाई प्लस की वो 0 होती है, स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज 0, स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज 0। अब मुझे बताओ जे ऑफ द डी, जे ऑफ ड्यूट्रॉन, जेपी, जेपी ऑफ द ड्यूट्रॉन कितना होता है। तो जेपी की वैल्यू मैंने आपको पहले याद करा रखी, सेल मॉडल से निकाला, नॉर्डिक रूल से, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑड है। तो यहाँ पे आप में से ड्यूट्रॉन की वैल्यू का पता है, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको चलो रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 है, ड्यूट्रॉन में ड्यूट्रॉन क्या है 1s2, तो जेड इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 1, इसको आप 1s हाफ करोगे, यहाँ भी 1s हाफ, सिंगल प्रोटॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन करोगे। अब क्योंकि दोनों ही ऑड थे तो यहाँ पे एल ऑफ द प्रोटॉन 0, जे ऑफ द प्रोटॉन हाफ, एल ऑफ द न्यूट्रॉन 0, जे ऑफ द न्यूट्रॉन हाफ, चारों को ऐड कर दो, एलपी प्लस एलएन प्लस जेपी प्लस जेएन, इनकी वैल्यूज होगी 1, ये हो गया ऑड, अगर ऑड है तो जे इक्वल टू जेपी प्लस जेएन, इनकी वैल्यू होगी 1, तो यह जाएगा 1 प्लस पैटी हो जाएगी -1 की पावर एलएन प्लस एलपी, यानी कि +1। अब आप यहाँ से आंसर कर सकते हो कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखो अब जो है आपका एल ऑफ द रिएक्टेंट तो गिवन है 0, एस वेव स्कैटरिंग है, तो जे ऑफ द रिएक्टेंट क्या जाएगी, तीनों का वेक्टर एडिशन 0 0 1 का, तो ये 1 हो जाएगा। फिर आप जो है यहाँ पे करोगे, यहाँ पे एल ऑफ द प्रोडक्ट आपको निकालना है, इन दोनों का जो है 0 हो गया, तो यहाँ पे जे ऑफ द प्रोडक्ट जे ऑफ द रिएक्टेंट के बराबर है, और क्या है इसका एसपी, एसपी और एलपी का वेक्टर एडिशन, दोनों एसपी 0 है, तो अल्टीमेटली एलपी के बराबर हो गया, और अगर एलपी के बराबर हो गया तो एलपी की वैल्यू क्या आ गई, एलपी की वैल्यू 1 ही आ गई, एक पॉसिबल है, तो एलपी की वैल्यू 1 होगी जो कि जेपी के बराबर है, आंसर 1 आ गया। नहीं एक मिनट, अरे मैं ओह यहाँ पे एक मिनट ये गलती होगी, एसपी की वैल्यू मैंने 0 लिख दिया, एक सेकंड, एसपी की वैल्यू 1 हाफ होती है, 0 गलती से लिखी हुई है, एक सेकंड, तो इसको हम दोबारा करते हैं, ये हो गया आपका हाफ, ये हाफ, ये फर्मियोन है ऑब्वियसली हाफ होगी, तो यहाँ पे हम करेंगे फिर एस प्राइम, क्योंकि आपको नया, तो ये हो गया 0 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप करोगे जे ऑफ द प्रोडक्ट, ये हो जाएगा दोनों एसपी और एलपी का वेक्टर एडिशन, और दोनों एसपी को हमने लिख लिया एस प्राइम प्लस एलपी, तो अब एस प्राइम की वैल्यू 2 पॉसिबल है, इसीलिए अब इतनी आसानी से आंसर नहीं आएगा, अगर पहले जो हम करते तो आंसर आता, लेकिन वहां वो गलती से लिखा, यहाँ पर अगर हाफ हाफ है तो ऐसे नहीं आएगा। तो फिर अब आप एलपी की वैल्यू निकालोगे, तो एलपी की वैल्यू क्या आएगी, एलपी की वैल्यू होगी जेपी की वैल्यू है आपकी 1 और एस प्राइम की वैल्यू है 0, इससे आएगा आपका 1।
फिर आप एलपी की वैल्यू निकालोगे, जेपी की वैल्यू 1 ही है पॉसिबल, और एस प्राइम की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 0 1 2, अल्टीमेटली ये पॉसिबल वैल्यू जाएगी। अब इनमें से भी क्या, तो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, तो यहाँ हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी में क्या होगा, पैरिटी ऑफ 5 प्लस, पैरिटी ऑफ 5 प्लस है आपका ऑड, पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन आपका इवन, सेल मॉडल से निकाला, और यहाँ पे आ गया -1 की पावर 0 इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ प्रोटॉन +1 और यहाँ पे -1 की पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहाँ हो जाएगा लेफ्ट साइड में आपका -1 और ये हो जाएगा -1 की पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से एल ऑफ द प्रोडक्ट कितना जाएगा, ऑड। अब यहाँ से जो ऑड की वैल्यू है वो केवल 1 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि एल पी इज इक्वल टू 1, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो अगर हमने वहां पे गलती से 0 लिखा था, अगर 0 0 होता तो बहुत आसान पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों का हाफ है फिर ये कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी से भी करना पड़ेगा, अल्टीमेटली बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें कि अब क्या है कि जो और पढ़ाना था वो तो खैर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन और टिपिकल है वो। अब जो है हम एक काम करते हैं, तो 5 मिनट्स में अब हम एक चीज करना चाह रहे हैं भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोटॉन की पैरिटी +1 कैसे आई, ये हमने, आप प्रोटॉन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, 5 प्लस की कैसे आई ये बताओ। अगर 5 प्लस की पता है तो प्रोटॉन क्यों नहीं पता। तो हमने वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो बड़ी वाली टेबल है उसमें पैरिटी वाला कॉलम है, उसकी पैरिटीज याद की थी सर। तो वहां हमने कहा था कि फर्मी पार्टिकल की पैरिटी इवन होती है, प्रोटोनिक फर्मी पार्टिकल, और एंटी फर्मियॉन्स की ऑड होती है, क्योंकि पार्टिकल एंटी पार्टिकल का रिलेशन ये है कि फर्मियॉन की पैरिटी होती है, एंटी फर्मियॉन की अपोजिट होती है, ठीक है। अब मुझे एक चीज और करानी है और उसके बाद फिर अनम्यूट कर सकते हैं, एक मिनट। अब जो है मुझे आपको कराना है, हाँ, यहाँ पे हेडिंग डालो, पैरिटी ऑपरेटर, पैरिटी ऑपरेटर। अगर पैरिटी, तो पैरिटी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, वहां से हम बता सकते हैं कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। उस पे हम उसको हम लिख रहे हैं, आप लोग लिखो, अगर पैरिटी ऑपरेटर को किसी स्केलर पे ऑपरेट कराते हैं तो हमें विद प्लस साइन मिलता है स्केलर, ठीक है। मतलब प्लस साइन, प्लस या माइनस इसके आगे वैल्यूज हैं, तो आपको +1 मिलेगा या -1 मिलेगा। तो अगर आपको विद प्लस साइन मिल गया तो ऐसे स्केलर को हम कहते हैं ट्रू स्केलर, ट्रू स्केलर। अगर हम पैरिटी को ऑपरेट कराएं किसी स्केलर क्वांटिटी पे, मतलब यहाँ पे पार्टिकल की बात हम बाद में करेंगे, हम जो आपने ईएमटी में स्केलर या वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी है या आपने किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ी है, तो हम उन्हीं की बात करते हैं। कोई स्केलर क्वांटिटी मान लो एनर्जी है, ठीक है, वर्क है, तो उस पर जब आप ऑपरेट करोगे पैरिटी को तो प्लस साइन आएगा, अगर प्लस आया तो वो ट्रू स्केलर है, ठीक है। और अगर वो माइनस आया, यानी कि अगर वैल्यू पैरिटी आपकी माइनस मिल गई, ऑड मिल गई, तो उसको हम कहेंगे स्यूडो स्केलर, स्यूडो स्केलर, ठीक है। तो अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो जेपी की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0 प्लस और यहाँ हो जाएगी 0 माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्केलर की बात कर रहे हैं तो स्केलर में कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी, उसका एल भी 0 होगा, उसका एस भी 0 होगा, उसका जे भी 0 होगा, तभी तो उसे स्केलर कह रहे हैं। और स्यूडो स्केलर है तो इसीलिए उसकी पैरिटी ऑड होगी, तो इसीलिए माइनस लिखा। ट्रू स्केलर है तो इवन होगी तो प्लस लिखा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है स्केलर्स की, वैसे तो एग्जाम्पल ये होगी टेम्परेचर, एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर हम बात करें सीरो स्केलर पार्टिकल्स की, तो कौन से पार्टिकल्स होंगे? तो वो वही पार्टिकल्स जो हमने तक पढ़े, पाई, के, ईटा, मेसॉन, ये सभी सीरो स्केलर है। क्यों? क्योंकि इनका जे की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एल की वैल्यू भी 0 होगी। एल की इसीलिए एल हर पार्टिकल 0 होता है रिलेटिव मोशन में, और एस इसलिए क्योंकि वो बोसोन है, एस उनका 0 होता है, और तो जे भी 0 हो गया। पैरिटी आपको पता है कि वो और होती है, तो अल्टीमेटली दीज मेसॉन्स आर सीरो स्केलर मेसॉन्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें वेक्टर्स की, अगर हम किसी पैरिटी ऑपरेटर को किसी वेक्टर पे ऑपरेट कराएं और अगर हमें माइनस के साथ वेक्टर मिल गया तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं ट्रू वेक्टर। तो ट्रू स्केलर तब होता है जब प्लस साइन मिले, और ट्रू वेक्टर तब होता है जब माइनस साइन मिले। और अगर हम पैरिटी ऑपरेट करा रहे हैं किसी वेक्टर पे और अगर हमें माइनस के साथ, सॉरी प्लस के साथ वेक्टर मिल जाए तो उसे हम कहेंगे स्यूडो वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? स्यूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर। तो ये क्वांटिटीज आपकी हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरिटी को ऑपरेट कराएं
मान लो आर आर वेक्टर पे, पोजीशन वेक्टर पे, तो ये हो जाएगा माइनस आर। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वेक्टर है। अगर हम पैरिटी ऑपरेट कराएं मान लो वेलोसिटी पे, तो ये माइनस वी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वेक्टर है। क्योंकि पैरिटी का मतलब ये है कि वो जो है इन्वर्ट हो जाएगी एक्सिस, वो ओरिजिन के अबाउट इन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम पैरिटी करें। सिमिलरली अगर हम पैरिटी को ऑपरेट कराएं लीनियर मोमेंटम पे, इट इज ट्रू वेक्टर, तो आपको विद माइनस साइन मिलेगा। अगर हम पैरिटी ऑपरेट कराएं मान लो फोर्स पे, तो वो मिल जाएगा माइनस एफ, इट इज ट्रू वेक्टर। अगर हम पैरिटी ऑपरेट कराएं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई से भी नोट कर सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए ट्रू वेक्टर, तो माइनस ई मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्यूडो वेक्टर की बात करो, तो आपको स्यूडो वेक्टर कौन से, ये तो हो गए वेक्टर्स, ये तो सभी हो गए वेक्टर्स। अब अगर हम बात करें स्यूडो वेक्टर की, तो वो कौन से होंगे? तो हम बात, अब देखो यहाँ पे बस, अब हम टाइम तो हो गया, बस इसको लास्ट करना है। तो अगर हम पैरिटी ऑपरेट कराएं मान लो टॉर्क पे, तो हमें विद प्लस साइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क होता है वो वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का। तो अगर टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर दे तो हमें स्यूडो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं प्लस वन। क्यों मिला? क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, तो टॉर्क इज स्यूडो वेक्टर एंड नॉट ट्रू वेक्टर। सिमिलरली अगर हम पैरिटी ऑपरेट कराएं एंगुलर मोमेंटम पे, तो एंगुलर मोमेंटम प्लस साइन मिलेगा। क्यों? बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, इट इज स्यूडो वेक्टर। अगर हम पैरिटी ऑपरेट कराएं मैग्नेटिक फील्ड पे, तो इट इज ऑल्सो स्यूडो वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ट्रू वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है डेल क्रॉस वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि डेल भी आपका, ये भी आपका ट्रू वेक्टर है, वेक्टर पोटेंशियल भी ट्रू वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्यूडो वेक्टर। ठीक है, तो इस पे जो है, इस पे जो है ये आपका वेक्टर पोटेंशियल है। तो अभी क्योंकि टाइम हो गया है, तो अब इस पे जो क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में उसको देखो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखना है अपनी बुकलेट में, गेट 2018 क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, और उसका आंसर बताओ। मैं भी पेज नंबर बता रहा हूँ आपको। तो ये है आपका पेज नंबर 42, पेज नंबर 42। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी, एंगुलर मोमेंटम एल एंड वेक्टर पोटेंशियल ए, व्हिच अमंग दीज व्हिच इज आर ऑड अंडर पैरिटी, स्पेस इन्वर्जन ऑपरेशन। यानी कि आपके पास चार ऑप्शन है। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी ऑप्शन है आपका ई एंड ए, सी ऑप्शन है आपका ई एंड बी, एंड डी ऑप्शन है आपका बी एंड एल। आपसे पूछा है ऑड, इसमें ऑड ऑड पैरिटी है। तो ऑड पैरिटी का मतलब ट्रू वेक्टर, ऑड पैरिटी का मतलब ट्रू वेक्टर। तो ट्रू वेक्टर इसमें से क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा ई ओनली, फर्स्ट में लिखा ई ओनली, ई ओनली, और बी में लिखा ई एन ए, तो बी वाला आंसर हो जाएगा ई एन ए बोथ, ई एन ए। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि टाइम कमी था 5 मिनट की, तो मैंने ये कहा था। ठीक है, तो अब जो है, तो ये भी अल्टीमेटली कहा नहीं था। तो अब जो है आप जो है अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चन पूछना है। तो सबसे पहले स्लाइड नंबर 45, अच्छा 4 एंड 5, फर्स्ट टू स्लाइड। हाँ ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्लाइड नंबर, ये हो गया आपका फर्स्ट, स्लाइड नंबर फर्स्ट। ये जो है क्वार्क कंटेंट ऑफ बैरियंस है, और इसी को हमें डिटेल में फिर स्लाइड नंबर 2 में मेसॉस बैरियन सभी क्वार्क कंटेंट यहाँ पे लिख रखा है। उसकी आप एक बार प्रैक्टिस करना, आपको बिना देखे सभी का एक करना आपको। उसके बाद स्लाइड नंबर, हाँ 4 ये है, स्लाइड नंबर 4 ये हो गई। सर थर्ड भी दिखा दो। हाँ एक मिनट, थर्ड ये है, थर्ड हो गई। उसके बाद फिफ्थ है ये, अच्छा। उसके बाद फिफ्थ के बाद आप मेरे से पूछा 16 और फिर 34। तो अब उसके बाद है 16, तो 16 तो मेरे ख्याल से ये होगी सर 17, 16 तो ब्लैंक है, 17 होगी। स्लाइड नंबर 2, 2 तो अभी दिखाई थी, 2 ये है, स्लाइड नंबर 2 ये है। उसके बाद है 30,
हाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दिया सर। एक मिनट, उसके बाद 34 ही है। और उसके बाद 26 ही है। हाँ अब आप बताना क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी स्लाइड में है? क्वेश्चन नंबर 5 मतलब अबाउट कौन सी स्लाइड में होगा और कौन से पेज का? सर शुरू में ही होगा सर। ये है शायद, है ना? क्यों क्वेश्चन नंबर 5 ही है स्लाइड यस में। सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, जो भी विश कर रहे हो, हैप्पी होली आपको भी। सेम टू यू। अब जो है, हाँ लास्ट स्लाइड में मैग्नेटिक फील्ड में ट्रू वेक्टर कैसे लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड में ट्रू वेक्टर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में ट्रू वेक्टर कहाँ लिखा है? एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड में तो स्यूडो वेक्टर लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड में देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज स्यूडो वेक्टर, बट द ऑपरेटर डेल इज ट्रू वेक्टर। जो डेल है वो भी ट्रू वेक्टर है, और जो ए है वो भी ट्रू वेक्टर है। तो ट्रू वेक्टर इंटू ट्रू वेक्टर इज स्यूडो वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्यूडो वेक्टर है, ये स्यूडो वेक्टर है, पर वो दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसे ऐड करें क्लास को। और मुझे आप में से कोई बताए कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो असाइनमेंट है वो अपलोड हो गया क्या? एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो असाइनमेंट है वो अपलोड हो गया, ये बताओ। हाँ तो उसको आप लोग करके आना। कोई कुछ क्वेरी हो तो पूछना। ठीक है, तो मैं से ऐड करता हूँ क्लास।